तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार, लेकिन निफ्टी है सुस्त, बैंक निफ्टी है चुस्त। अब बड़ा सवाल है कि निफ्टी को बैंक निफ्टी ऊपर खींचेगा या बैंक निफ्टी को निफ्टी खींच कर लाएगा नीचे। क्या हो ट्रेड आपका, कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस रेंज बाउंड मार्केट में किस तरह का आप ट्रेड कर सकते हैं, कल की तेजी के बाद थोड़ा जो कंसोलिडेशन आ रहा है उसमें मौके किधर मिलेंगे, इस पर अनिल जी से चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर सर, उससे पहले बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दीप, निचले स्तरों से 50 अंक ऊपर आया है निफ्टी और ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो नीचे, यानी कि सीमित दायरे में दोनों तरफ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हरे लाल निशान के बीच में झूलता हुआ निफ्टी 11,525 का हाई और 11,432 का लो, यानी कि लगभग 80-90 पॉइंट की रेंज और इसके बीचों बीच ट्रेड करते हुए हम। लेकिन बैंक निफ्टी ये है दमदार प्रदर्शन करता हुआ अब भी 23,000 के ऊपर, एक बार 23,000 के नीचे फिसला जरूर था, लेकिन लाल निशान में नहीं गया बैंक निफ्टी और वापस से मजबूत होकर 23,000 के ऊपर टिक कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 1% की मजबूती बैंक निफ्टी में है, जबकि निफ्टी एकदम फ्लैट है। यह है ताकत और कमाल बैंकिंग शेयरों का जो आप देख सकते हैं इस वक्त, और शेयरों का जो आप देख सकते हैं इस वक्त। और इसके साथ ही एनबीएफसी भी दमदार ट्रेड करती हुई दिख रही है। आईटी, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी शेयर ये थोड़े आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। वहीं यूरोप के बाजार थोड़े मजबूत है 0.1% के आसपास की, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 170 अंक मजबूती के साथ सुबह से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल हिलते नजर नहीं आ रहे हैं। अब भी 140 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ फ्यूचर्स में आपको नजर आएगी। दीप, बिल्कुल अनिल जी, और जिस तरह के हम सुबह ट्रेंड की बात कर रहे थे, वैसे तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है सर। ग्लोबल क्यूज अभी भी पॉजिटिव हैं। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार गिरे नहीं, ऊपर नहीं गए पर गिरे भी नहीं हैं। तो किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो सर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, पर उसके आगे मार्केट प्राइस के ऊपर स्टॉक भी जाते हुए नहीं दिखा है। तो कैसे देखना चाहिए सर आज के बाजार को? आप कह भी रहे थे कि एक्सपायरी से पहले एक दिन ऐसा होता है जब थोड़ी गिरावट या कंसोलिडेशन होती है, क्या आज वैसा ही दिन है? देखिए दीप, जो पूरे दिन भर का चार्ट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने, तो सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट छोड़ दें जब बाजार लाल निशान में रहा है। उसके अलावा ब्रॉडली पूरा दिन निफ्टी हरे निशान में रहा है। बैंक निफ्टी तो लाल निशान में गया ही नहीं है। एक तरह से बैंक निफ्टी तो पूरे दिन भर हरे निशान में रहा है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 22,175 22,200 जो टारगेट था उसके करीब पहुंचा है। हालांकि उसके पहले एक करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन के में भी स्टॉप लॉसेस लाल निशान में फिसला नहीं। 22,825 875 जो सपोर्ट जोन है वहीं से वापस से घूमा है। तो ओवरऑल रुझान ठीक है। हल्की फुल्की अगर आप हर वक्त ये सोचे कि हमें कभी भी लाल निशान में दिखना नहीं चाहिए बाजार, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, वो होना भी चाहिए, बाजार की सेहत के लिए ठीक है। तो पूरी तरह से रुझान एकदम क्लियर कट है, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं दीप। और मुझे लगता है कि आखिरी 1.5 घंटे के लिए भी जिस तरह के संकेत हैं, यूरोप मजबूत है, डाउ फ्यूचर स्ट्रांग है, हमारे बाजार कोई अनाप शनाप रैली नहीं दिखा रहे हैं। तो 11,500 चूंकि एक बड़ा लेवल है और वहाँ पर रुकना वाजिब भी है, तो थोड़ी सी रुकावट वाला मामला है, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। स्पीड भी ठीक है, बढ़ने का तरीका भी ठीक है। और ऐसे में आइए फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बसीन साहब। सर स्वागत है आपका। पहले तो अपडेट, ढेर सारे स्टॉक जो शॉर्ट साइड पर आपके थे, हिंडाल्को ये सब टारगेट हासिल करते नजर आए हैं, तो बताएं सर पहले तो अपडेट और उसके बाद नई पिक्स आपसे लेना चाहूंगा। हाँ अनिल जी, तो देखिए आपको इसलिए कहा था कि मार्केट चौपी है और चढ़ते बाजार में भी शॉर्ट करने के बड़े आइडियाज हैं। इसको, हिंडाल्को, एल&टी तीनों शॉर्ट दिए थे, तीनों टारगेट से ज्यादा मूव कर गए। और लॉन्ग साइड पे एक्सिस बैंक 456 हो गया सर, जो 443 था। चोलामंडलम 243 हो गया। साथ में आपका एसबीआई, कल मैंने आपको 202 पे दावे से कहा था, 208 और 210, 208 रुपए 8 आने का टारगेट भी हिट हो गया। उसके अलावा बंधन बैंक अभी प्लस है, वो मैंने आपको कहा है। और टीसीएस ये मेरी बाय कॉल्स में है। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, 2 बाय है 1 सेल है। जी सर प्लीज बताएं।
तो पहले मैं आपको कॉल देता हूँ अनिल जी, उसका रैशनल फिर बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पिक्स हैं। पहला पिक है सर औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा 865 से 868 के बीच में लीजिए, 841 का स्टॉप लॉस रखिए, 920 का टारगेट। औरोबिंदो हैड द बेस्ट रिजल्ट्स इन द इंटायर फार्मा पैक, और मुझे लगता है ये जो कोविड की जो वैक्सीन का है उनका R&D वो बहुत स्ट्रांग चल रहा है। प्लस अभी मैंने जो पढ़ा, सरकार कोविड की R&D को CSR में एग्जेम्पशन देगा तो टैक्स का रिलीफ भी आएगा। दूसरा मेरा पिक है सर, क्योंकि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मुझे बहुत बुलिश हूँ और मेरे को IOC यहाँ सबसे अच्छा लगता है। 87, 80, 88 का भाव है, 86 का स्टॉप लॉस रखिए, 95 का टारगेट। आपको ध्यान है सर कि मैंने NMDC, NTPC सब जब कोई पूछ नहीं रहा था, वो चले तो जब चले तो 20% चले। ऐसे ही IOC है, 82 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी ऑफ रिफाइनिंग, 71% डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी, और आज उसके जो डिविडेंड यील्ड है 5% है, 6 के पी पे अवेलेबल है, और उसका जो सब्सिडरी चेन्नई पेट्रो है वो आपको ऑलरेडी आपको 30% अपसाइड दिखा चुका है। सम ऑफ पार्ट्स में आई थिंक IOC वुड बी अ वेरी वेरी गुड प्ले, और सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। सेल में है TVS मोटर सर, 445 का भाव है, 454 का स्टॉप लॉस रखिए, 418 to 420 का टारगेट। ऑटोज इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैजुअलिटी, और ऑटोज से अगर हैं तो निकलिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, बट दैट इज अ थिंग टू बी शॉर्ट। ओके परफेक्ट। तो दो और स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। औरोबिंदो फार्मा आज ही वायदा कारोबार के बैन से निकला है। जिस दिन रिजल्ट आए थे उसके पहले बैन में घुसा था, 1 या 2 दिन पहले, और उस वजह से अच्छे रिजल्ट के बावजूद चल नहीं पाया। जैसा वसीम साहब ने कहा भी कि सबसे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं और अब यहां से एक्शन के लिए तैयार है। 841, 841 का स्टॉप लॉस लगाइए, 920 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर IOC 87, 88 के आसपास खरीदिए, 86 का स्टॉप लॉस, 86 रुपए का, 95 यानी कि 95 रुपए का टारगेट IOC के लिए। शॉर्ट करना है आपको TVS मोटर्स। ऑटो स्टॉक्स में लगातार वसीम साहब आपको सावधान रहने की राय दे रहे हैं, और सामने आपको शॉर्ट करने की भी। 445 के आसपास करिए, 454 का स्टॉप लॉस, 454 ये स्टॉप लॉस है, 418, 420 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए और ये 3 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। 45 मिनट बाद 2:50 पर आपसे फिर होगी मुलाकात, लेंगे आपके बेहतरीन BTST पिक्स। तब तक तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स सुमित जी के लिए बिगुल सुपर हिट शेयर। सुमित जी बताएं सर। जी अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स ही रडार पर है, ये नहीं और बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 92 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 92 के आसपास। स्टॉक का नाम है DCB बैंक। पिछले 3 महीनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है। DCB बैंक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स आज देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। DCB बैंक ऐसा लग रहा है यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूव देने को तैयार है। नीचे में 87 के आसपास का सपोर्ट है, तो 87 का स्टॉप लॉस होगा। खरीदारी करें DCB बैंक में। 99 का पहला टारगेट, 105 का दूसरा टारगेट। 2 से 4 दिन का व्यू लेके काम करें। यहाँ पे इनिशिएट करें लॉन्ग पोजीशंस 87 के स्टॉप लॉस से। ओके, DCB बैंक यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। आ रही है ये कॉल सुमित जी की तरफ से। 99 और 105 इन 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए, 87 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो बैंक्स में बढ़िया एक्शन है और कुछ बेहतरीन कैश स्टॉक्स भी आपके लिए वहां पर आते हुए दिख रहे हैं। DCB बैंक यहाँ पर खरीदारी की राय है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आज सुबह कर्नाटका बैंक पर भी सचिन जी ने कॉल दिया था SPL मिड कैप शो में। पर आइए और कॉल्स ले हमारी एक्सपर्ट से, उससे पहले जान लेते हैं कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन पर बाजार की नजर है, और साथ ही कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जो बाजार खुलने के बाद एक्शन में आए हैं। मानसी और संदीप हमारे साथ तैयार है। मानसी, आप बताइए कौन से इवेंट्स पर बाजार की नजर है इस समय? गुड आफ्टरनून दीपांशु। मिंडा इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू आज से खुला है और आज से लेकर 8 सितंबर तक ये इशू खुला रहेगा। इशू प्राइस 250 रुपये प्रति शेयर की है। 250 करोड़ जुटाने की योजना है, तो आज से लेकर 8 सितंबर तक के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर खुल गया है, आज से लेकर 7 सितंबर तक ये ओपन ऑफर खुला रहेगा। इंडसइंड बैंक की एक EGM होने जा रही है और साथ ही टाटा मोटर्स की AGM है जिस पर आज फोकस रहेगा। वाटेक वबाग प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक कर रहे हैं और जेट एयरवेज की कमिट
कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक आज बोर्ड बैठक होने जा रही है। साथ ही नतीजों की एक लंबी लिस्ट है कैश स्पेस की, जिसमें खासतौर से कैनफिन होम्स के नंबर्स, ऑटो के नंबर्स, फिलिप्स कार्बन के नंबर्स आते दिखेंगे। कल वायदा बाजार में आईजीएल के नंबर्स और कैश स्पेस में जिलेट इंडिया, जीएमडीसी, स्टार पेपर के नंबर्स हम देखेंगे। वहीं गुरुवार के दिन यानी कि 27 अगस्त के दिन अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। इस दिन सेंचुरी टेक्सटाइल, इक्विटास होल्डिंग, उज्जीवन फाइनेंशियल का वायदा बाजार में आखिरी दिन होगा। ये तीनों कंपनियां वायदा बाजार से बाहर होगी। 28 अगस्त से ये बदलाव जो है वो लागू होते हुए दिखेंगे। 27 अगस्त के ही दिन जीएसटी काउंसिल की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और इसी दिन आरबीआई का 10,000 करोड़ का ओएमओ का पहला चरण शुरू होगा। गौर कीजिए, दूसरा चरण 30 सितंबर को होगा और कुल रकम जो है 20,000 करोड़ की है। पहले चरण में 10,000 करोड़ का ओएमओ होगा। उठापटक को काबू करने के लिए सेबी के कदमों का आखिरी दिन भी है। 27 अगस्त एजीएम, सन फार्मा की और कैडिला, साथ ही सिप्ला की होती हुई दिखेगी। इसी दिन ग्लोबल बाजार से जुड़ा भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े देशों के सेंट्रल बैंक के प्रमुख जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए दिखेंगे। इकोनॉमी से जुड़ी बातचीत और पहले दिन यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल भाषण देते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अल्कागो लॉजिस्टिक्स 27 अगस्त के दिन बोर्ड की बैठक है। डीलिस्टिंग पर विचार होता हुआ दिखेगा और नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में एनएमडीसी और साथ ही जीएमआर इंफ्रा के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ओके, तो ढेर सारा एक्शन है बाजार में, नजर रखते हैं किस तरह का मूवमेंट आएगा। कुछ अहम इवेंट्स आपके लिए, आइए जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिला है। संदीप हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून संदीप, बताइए। दीपांशु, सबसे पहले किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, इसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स के दम पे आप देखिए घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। जो 17 करोड़ वाला घाटा था वो बढ़कर 17.6 करोड़ हुआ है और आय भी आप देखिए घटी, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में आप देखिए जो एक्शन है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। एलेम्बिक फार्मा, इनकी एक जेवी है, उसको यूएस एफडीए से एक लोशन को लेकर मंजूरी मिली है। डेसोनाइड नाम का ये लोशन है जिसका जो स्किन की से जुड़ी बीमारियां हैं उसके इलाज में इस्तेमाल होता है। इस पे आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा एलएनटी पे नजर रखिए। दरअसल मुंबई सीएसटी, इसका जो स्टेशन का रीडेवलपमेंट है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए जो बिडिंग प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। 22 सितंबर को पहली प्री बिड मीट है और ये 1642 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसमें एलएनटी और टाटा कंस्ट्रक्शन, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके नाम सामने आते हुए दिख रहे हैं और माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से जो इंफ्रास्पेस की कंपनीज हैं वैसे भी आज फोकस में है, क्योंकि आज सुबह से हम आपको बता भी रहे कि मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी साहब जो करीब 35 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास वहाँ पे कर रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए के आसपास के ये रोड प्रोजेक्ट्स हैं जिसका शिलान्यास हुआ है और मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कहीं ना कहीं जारी है। 2023 तक 50,000 करोड़ के जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करने का लक्ष्य है। तो उस लिहाज से देखा जाए एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया इन प्रोजेक्ट्स को शुरुआत करके उसका शिलान्यास रखे, तो जो इंफ्रा कंपनियां जो कि इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगी वो कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगी। ब्लॉक डील्स की बात करें तो आज सुबह फिनिक्स मिल्स, जैसे हमने आपको रिपोर्ट किया भी था, यहाँ पे बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। आज करीब 9% हिस्से की जो ब्लॉक डील्स है वो होती हुई दिखी हैं। करीब 1.5 करोड़ शेयर इस कंपनी के हाथ बदलते हुए दिखे हैं। 2 बड़े सौदों के जरिए ये कहीं ना कहीं सौदे होते हुए दिखे हैं। ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आए हैं और ऑफ कोर्स फिनिक्स मिल्स में वो ब्लॉक डील हुई थी, तो अच्छे रनअप के बाद एक डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हुई है, इसलिए आप स्टॉक में आप लगभग 10% का प्रेशर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी हैं हमारे साथ, वागले साहब जुड़ रहे हैं इस समय, सुमित जी हैं, विश्वेश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नितिन मुरारका भी हैं हमारे साथ। नितिन जी, थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन रहा है पर बैंक्स में भरपूर मूवमेंट आते हुए दिखा है। आज सुबह से अच्छी तेजी वहाँ पर आ रही है, लगातार 3-4 दिनों से जो ये आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू भी होती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक पर आपने कॉल दिया था सर, सुबह अच्छी तेजी है, उसके बाद ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, आखिरी 1.5 घंटे में कुछ मूवमेंट देख रहे हैं? देखिए, सुबह ऊपर खुलने के बाद निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। 11,500 के ऊपर काफी रेसिस्टेंस निफ्टी में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है जो परसों की एक्सपायरी होनी चाहिए वो आज के डेटा के हिसाब से तो 11,500 के नीचे ही एक्सपायरी दिखा रहा है, क्योंकि 11,500 के जो सेलर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, वो काफी एग्रेसिव हो रहे हैं और वहां पे अनवाइंडिंग भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 11,500 के नीचे आनी चाहिए और 11,400 का सपोर्ट है, तो अब ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर लास्ट 2 वीकली एक्सपायरी आप देखेंगे तो वीकली एक्सपायरीज में प्रीमियम्स टूटे हैं रैदर देन कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिला है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 11,400 से 11,500 के बीच में होनी चाहिए और
करंट लेवल से, इस लेवल से, जैसे अभी जहां पे हैं हम लोग, यहाँ से 40-50 पॉइंट का एक करेक्शन मिल सकता है। यानी अगर आज 11,400 के आसपास निफ्टी आने की उम्मीद मुझे लग रही है, 30-40 पॉइंट का करेक्शन लग रहा है, और बैंक निफ्टी में वहीं 100-150 पॉइंट का करेक्शन लग रहा है। वो अट्रैक्टिव लेवल होगा जहां से हम एक्सपायरी के लिए बाय का कॉल करके चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। 11,400 और 11,500 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। लोअर बैंड पे 11,400 के आसपास हम कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे बाय करने के लिए। चलिए ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। देखते हैं इन लेवल से थोड़ा अगर और प्रेशर आता है तो फिर अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। 23,000 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है इस समय, जहां तक निफ्टी बैंक फ्यूचर्स का सवाल है उसी के आसपास हवर करते हुए दिख रहा है। स्पॉट में अभी भी 23,000 के ऊपर ही आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। पर कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको भरपूर एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। राकेश जी, थोड़ी देर पहले एशियन पेंट्स में एक बड़ा उछाल आया था, स्पाइक के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा है, पर बड़ा उछाल देखा था एशियन पेंट्स की चार्ट में। जरा यहाँ पर देखिए, कोई BTST ट्रेड बनता है? देखिए दीपांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में गया था डे बिफोर यस्टरडे। 1915 1920 के लेवल तोड़े हुए हैं, तो किसी भी करेक्शन में अगर स्टॉक 1940 1940 1945 के अराउंड मिलता है तो उन स्तरों पर इसको खरीद के होल्ड करना चाहिए। एक नई टेरिटरी में स्टॉक गया है, एक तो ब्लू स्काई जोन में गया है, एक कोरोना से पहले के हाइस को स्टॉक ने तोड़ा है, तो डबल ब्रेकआउट है 1940 1945 के अराउंड। खरीदारी की राय है, बाय एंड होल्ड करना चाहिए उन स्तरों के आसपास अगर मिलता है तो। ओके, नजर रखिए एशियन पेंट्स पर, वहां पर आप भरपूर मूवमेंट देख रहे हैं जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। विश्वेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, कुछ दिन पहले मेरे को याद है कमेंट्स पर आपने कॉल दिया था, वहां से अच्छी तेजी हमने आती हुई देखी है स्टॉक में। अगर एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले का कॉल था और आपके टारगेट्स भी अब आ गए हैं, क्या करना चाहिए? और भी तेजी देख रहे हैं? आज भी हम सुबह से देख रहे हैं तो एक अपवर्ड मूवमेंट ही दिखा रहा है कमेंट्स का चार्ट। थैंक यू दीपांशु, याद रखने के लिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि क्यूमिन्स का जो ब्रेकआउट था वो काफ़ी पोजिशनल था और हमने मेरा 418 लेवल के आसपास इनिशिएट किया था। मुझे लग रहा है मार्केट एक ऐसे जोन में है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपके पास है तो। इनफैक्ट शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो मेरी तो यार राय रहेगी कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप बुक कर लीजिए और कम से कम लॉन्ग्स रखिए, और हो सके तो थोड़ा सा हेज भी कर दीजिए। मुझे यहाँ से निफ्टी में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बिगुल बजाए तो मैं एक ट्रेड भी देना चाहूँगा निफ्टी में। बिल्कुल, तो बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए, उनकी निफ्टी की स्ट्रैटेजी आ रही है और कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से भी कल के 2000 आने की तैयारी में है, पर बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, यहाँ पे निफ्टी का 11,300 का पुट ऑप्शन का अराउंड 20 रुपये से 25 रुपये के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये खरीदना चाहिए। देखिए, आज मंगलवार है और जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस से बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रिपल टॉप बन रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का PCR बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। तो यहाँ पर लो रिस्क ट्रेड है। 11,300 का पुट इसलिए लेना है क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम टाइम आपने 11,300 के आसपास बिताया था ये एक्सपायरी में। हम 11,400 के ऊपर गए हैं, 11,500 नहीं टेस्ट करा। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर में एक राइजिंग वेज पैटर्न बनता है जिसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। निफ्टी में वो कंप्लीट हो चुका है और ब्रेकडाउन आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो उसके चलते 11,300 का पुट शायद बहुत तेजी से बढ़ जाए। 20 रुपये के आसपास आइडेंटिफाई किया था, 25 हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे आप 10 रुपये तक का स्टॉप लॉस रखिए। 40 और 60, इनफैक्ट ये 80 रुपये तक भी जा सकता है। तो 11,300 का निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की राय होगी। ये इट्स अ हेज अगेंस्ट योर लॉन्ग। और मुझे लगता है कि निफ्टी में आज नेगेटिव है और डिस्ट्रीब्यूशन है और जिस हिसाब से ओवर ऑप्टिमिज्म है, मुझे लग रहा है कि शायद एक बार के लिए स्मॉल करेक्शन इज ड्यू ऑन द कार्ड्स। ओके, एक छोटा करेक्शन ड्यू ऑन है। 11,300 का आप पुट खरीद सकते हैं और वहां पर आप थोड़ा करेक्शन भी आते हुए देखेंगे। देखिए, डेज लो की तरफ आपको फिलहाल निफ्टी आते हुए दिख रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स इस समय डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिखेगा। पर आइए अब बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की तरफ से कल के 2000 का आइडिया क्या है। जी सर।
दीप, मेरी राय भी शॉर्ट साइड पर है और शॉर्ट साइड पर राय है बैंक निफ्टी की। उससे पहले बता दूं, बैंक निफ्टी पर सुबह हमने जो बाय कॉल दिया था 22,175 22,200 उसी रेंज में पहुंचकर वहां पर उसने अपने टारगेट हासिल किए। उसके बाद वहां से पार नहीं हुआ, वहां से पार होता तो फिर माफ़ कीजिएगा 23,175 23,200, वहां से पार होता तो फिर 23,400-500 की रेंज में पहुंचता। 3 बार वहां अटेम्प्ट किया और वहां से वापस नीचे आ रहा है। अब ये परफेक्ट लेवल है 22,950-75 के आसपास। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी आपको बेचना चाहिए और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ के जो टारगेट आपके लिए आ रहे हैं, पहला टारगेट 22,850 का निकल कर आएगा, उसके लिए आपको बिकवाली करनी है 22,750 और 22,650। ये 3 लेवल के लिए आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। ऑल्टरनेटिवली आप 23,000 का पुट खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी का, अब इन द मनी पुट हो गया, ये भी ले सकते हैं, चाहे तो 23,000 का पुट ले लें, और नहीं तो अगर 22,950 975 के आसपास बैंक निफ्टी शॉर्ट करते हैं 23,200 ये आपका स्टॉप लॉस होगा आज के हाई के थोड़ा सा ऊपर। मैं सारे लेवल आपको जो दे रहा हूँ वो मैं आपको कैश के लेवल दे रहा हूँ, स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। फ्यूचर्स के लेवल थोड़े से अलग होंगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करें तो 25 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस गिन लें, यानी कि 23,225 का। अदरवाइज कैश लेवल के हिसाब से 23,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। 22,850 पहला टारगेट होगा, वहां पर आने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 23,000 के आसपास ले आएँ। लेकिन 22,750 और 22,650 ये 3 लेवल के लिए आपको ट्रेड करना है। अब आपको लगेगा कि सुबह मैंने बाय कॉल दिया था, बिल्कुल दिया था सुबह बाय कॉल, और बाय कॉल हमारे टारगेट लेवल पहले रेंज पे पहुंचा भी 22,175 22,200, 3 बार वहां पहुंचा, नॉक किया, वापस से नीचे आ गया। इसका मतलब क्लियर कट है। और एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंगली बताना चाहता हूं दीप, जो शॉर्ट कॉल देने के पीछे एक बड़ा लॉजिक है। 23,000 के पुट पे आज लगभग 8 लाख शेयर जुड़े हैं और निफ्टी आज साथ नहीं दे रहा है। मेन प्रॉब्लम निफ्टी से आ रही है, बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम उतनी अभी भी नहीं है, लेकिन निफ्टी साथ नहीं दे रहा। तो जैसे अब ये 23,000 के नीचे गए तो आज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 23,000 के पुट पर है, ये रिस्क पर आता हुआ दिख रहा है। तो इनकी अनवाइंडिंग यहाँ से थोड़ी 150-200 पॉइंट की कमजोरी कम से कम बता सकती है। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ और वो ये कि यहाँ से मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे और उस वॉलेटिलिटी में आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, तेजी और मंदी की तरफ दोनों ट्रेड मिलेंगे, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले ताकि मुनाफे के ट्रेड में आपको नुकसान ना हो। दोनों तरफ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे अपने लेवल्स आते रहें, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें ताकि वो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा करेक्शन का मूड बनता हुआ दिख रहा है, उसमें निफ्टी 11,375 11,400 पर आ सकता है, वहाँ फिर से खरीदने का मौका बनेगा। और बैंक निफ्टी एक बार 22,850 पे रुक गया, ठीक है, नहीं तो 22,750 650 की रेंज में आएगा, वहाँ फिर से खरीदने का मौका बनेगा। तो अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लेकर करना जानते हैं तो शॉर्ट करें, अदरवाइज छोड़ भी दें। और कम रिस्क लेनी है तो पुट खरीदें 23,000 का, वो ज़्यादा ठीक है। इसमें मैं थोड़ा विश्वेश जी की मदद लेना चाहता हूँ। विश्वेश जी, मेरे ख्याल से आपने थोड़ा एक आध दिन जल्दी शॉर्ट कॉल दे दिया, मेरे ख्याल से आपका शॉर्ट कॉल अब पकता हुआ नजर आ रहा है। ये बताइए 23,000 का पुट खरीदना हो तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखने चाहिए, इसमें आपकी मदद चाहिए। और क्या बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल यहाँ पर ठीक बन रहा है क्या? अनिल जी, देखिए, कल मैंने जब पुट की रिकमेंडेशन दी थी तो मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि आप 200-250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रूम रखिए और वो कहीं ना कहीं डबल टॉप के आसपास जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में आज के दिन में 23,000 पे बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है अनिल जी। और जिस हिसाब से ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में बहुत शार्पर डिक्लाइन आ सकते हैं लुकिंग एट द प्राइस डेटा। तो आपने जो ऑप्शन दिया है मेरे हिसाब से वो गुड है, 23,000 का पुट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन भी खरीदा सकता है। 22,500 का पुट ऑप्शन मेरे हिसाब से 80 रुपये के आसपास चल रहा है। एक्सपायरी 2 दिन में है और मैंने जो लॉजिक दिया कि पूरी एक्सपायरी आप 22,500 और 11,300 के आसपास स्पेंड कर रहे हो तो आप बहुत उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते अनलेस कन्विंसिंग ब्रेकआउट हो। तो मेरे हिसाब से अनिल जी, अगर आप 23,000 का पुट ऑप्शन लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस 23,050 के आसपास रखना चाहिए। और अगर आप 22,500 का पुट ऑप्शन लेते हो तो मेरे हिसाब से 40 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए ऑप्शन के ऊपर। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 22,500 तक तो आ ही सकता है। ओके, 22,500 तक की जगह है बैंक निफ्टी में। और आमतौर पर जो हम बात कर रहे थे कि मंगलवार का दिन बड़े मुंह देने के लिए आमतौर पर जाना जाता है, कम से कम पिछले 12 मंगलवार में से 2 छोड़ दें, 10 मंगलवार तो बड़े मुंह मिले। तो देखते हैं आज बड़ा मुंह होता है या सुस्ती वाला रहता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये आपके लिए इस वक्त का ट्रेड है। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए सलाह इन लेवल्स पर। आप बैंक निफ्टी का
23,000 का पुट खरीद सकते हैं या फिर जो स्पॉट पे लेवल्स दिए हैं उसको फ्यूचर्स में लेकर वहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी बाजार में नर्वसनेस है, थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है और ऊपरी स्तरों से बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिखा है। बट ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बेहतरीन एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रेशर कहाँ पर आ रहा है। एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, यहाँ पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक स्पाइक आते हुए चल रहा है क्योंकि इनकी एजीएम चल रही है और टाटा ग्रुप चेयरमैन चंद्रशेखरन साहब भी वहाँ पर बात कर रहे हैं और वो लाइंस आपके टिकर पर भी आपको दिखेंगी इस समय। वहाँ से कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। बंसल जी, टाटा मोटर्स पर एक मूव आते हुए दिख रहा है, जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए। एक वर्टिकल स्पाइक आया है जैसे ही चंद्रशेखरन साहब ने बात करनी शुरू करी है। कोई व्यू चार्ट पर? देखिए दिवांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। एक तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मॉर्निंग में देखने को मिला था और वो पॉजिटिव क्रॉसओवर सस्टेन कर रहा है। नीचे में 121 से लेकर 121.5 काफी अच्छा सपोर्ट है और इन स्तरों पे स्टॉक 121 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाय है। 129 से लेकर 131 का जो जोन है वो टारगेट जोन है। ओके, नज़र रखिए इस पर। कुछ कमेंट्स भी कर रहे हैं और एक जो बड़ा कमेंट है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैगुआर और लैंड रोवर दोनों का ही कमिटमेंट रहेगा क्योंकि कुछ खबरें आती रहती हैं बार बार कि शायद इन कंपनीज में स्टेक सेल हो या एक पार्टनर को लेकर आए, बट ये कह रहे हैं कि फुली कमिटेड हैं जैगुआर और लैंड रोवर के लिए। और थोड़ी परेशानियां ज़रूर आई हैं पर आगे रोल आउट प्रोडक्ट्स का बढ़ना रहेगा और सीवी साइकिल में भी रिकवरी देख रहे हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री है। तो ये है टाटा मोटर्स की एजीएम जहां से कमेंट्स आ रहे हैं टाटा ग्रुप चेयरमैन के। पर चलिए विश्वेश जी के लिए बिगुल बजाते हैं उनके विशेष शेयर्स का। बताइए विश्वेश जी। दिवांशु, देखिए एक स्टॉक है जो सुबह में ब्रेकआउट हुआ था और मेरे हिसाब से मार्केट के चलते नीचे आया, पर उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट हैज़ टू डू विद सम न्यूज़ फ्लो। स्टॉक का नाम है MFSL और MFSL में आज जो वॉल्यूम है, जो OI एडिशन है और जिस तरह से डेटा उभर के आ रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मर रहेगा। तो यहाँ पे MFSL खरीदने की राय होगी। मेरे हिसाब से 620 के आसपास चल रहा है फ्यूचर। 607 का स्टॉप लॉस रखे और काफ़ी लंबे लंबे टारगेट है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 633, 633, 645 और 660 ये 3 टारगेट के लिए MFSL खरीदना चाहिए। अगर नीचे आता है तो भी खरीदिए। मुझे लगता है जिस हिसाब से डेटा उभर के आ रहा है और जिस हिसाब से OI एडिशन है आज के दिन में, ये स्टॉक टर्नर होगा आने वाले दिनों में और आउट परफॉर्म करेगा ओवरऑल मार्केट को। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम न्यूज़, लेकिन डेटा और प्राइस देख के मुझे लग रहा है अगर मार्केट नीचे आता है तो इसको लॉन्ग साइड ऐड करना चाहिए। मेरी ओर से जो लॉन्ग रहेगा वो एक स्टॉक रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। अब MFSL में खरीदारी करने की 620 रुपये के आसपास लीजिए। 607 का स्टॉप लॉस, 633, 633, 645, 645, 660 ये 3 टारगेट के लिए। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए। वागले साहब भी तैयार है अपना वंडर दिखाने के लिए। बताएं वागले साहब। अनिल जी, SBI लाइफ को बेचना है 844 के करंट भाव से। SBI लाइफ टॉप नंबर 1 ओपन इंटरेस्ट पे है ऑन द सेलिंग साइड। मुझे लगता है 845, 846 के इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट्स इसने ब्रेक किए हैं, तो मेरा 851 का स्टॉप लॉस होगा। 830, 831 का पहला टारगेट होगा और अगर वो होल्ड नहीं करता है और वीकनेस कंटिन्यू होता है तो 820 तक के स्टॉक नीचे जा सकता है। ओके, 831 और 820 दो टारगेट के लिए करनी है बिकवाली SBI लाइफ में। 851 का लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये शॉर्ट कॉल आया है वागले साहब की तरफ से इस वक्त। तो कुछ शॉर्ट कॉल, कुछ बाय कॉल दोनों ही आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। और दीप 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है। आप ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट दे दें, बिगुल बजा दें। 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा तैयार है और कर लेते हैं काम। बिल्कुल, तो बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का।
अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, अभी भी तकरीबन 150 अंक ऊपर ही आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा, तो वहां पर मजबूती आ ही रही है। यूरोप की भी अच्छी शुरुआत हुई थी, वहां पर भी ऊपरी स्तरों से हमने देखा है सर हल्की सी गिरावट है, पर अभी भी आप देखें तो लगभग आधे से 1% की तेजी यूरोप के बाजार में भी दिख रही है। एशिया के बाजारों में थोड़ा मिला जुला ट्रेड था, हांगकांग चाइना ने परफॉर्म नहीं किया, बट बाकी के एशिया के बाजार भी आज तेजी में ही रहे। तो ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक ही है सर, थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर भारतीय बाजारों में जरूर आ रहा है, बताइए क्या करना चाहिए। दीप देखिए 11,500 पर जो कॉल राइटिंग हुई है आज 16 लाख शेयर आज जुड़े हैं और कुल मिलाकर है 52 लाख शेयर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्लियर कट है 11,500 11,525 ये आपके लिए रुकावट की जगह बनी है। और आज आपको याद होगा सुबह हमने यही लेवल दिया था 11,500 11,535, अगर इसे पार करके टिके क्लोज होते हुए नजर आए तो 11,625 11,675 इस सीरीज का फाइनल टारगेट होगा। उससे थोड़ा सा वहीं से हम घूमे हैं, तो एक हेल्दी करेक्शन जिसे आप कह सकते हैं जो होना भी चाहिए बाजार में, इस हेल्दी करेक्शन में आप 11,375 11,400 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। 11,375 11,425 ये आपके लिए अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। वहां पर आता है तो फिर 11,400 के नीचे फिर से खरीदने का सोचेंगे। फिलहाल मैं 11,400 टूटते हुए भी नहीं देख रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं, और उसकी वजह ये कि 11,400 के पुट ऑप्शन पर 40 लाख शेयर हैं, तो बैलेंस होकर चल रहे हैं। 40 लाख शेयर 11,400 के पुट पर हैं और 11,500 के कॉल पर 52 लाख शेयर है। तो इसका मतलब क्लियर कट है 11,400 11,500 की रेंज रहने वाली है मार्केट की वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। और 100 पॉइंट की रेंज में 25 पॉइंट प्रीमियम के और अलग जोड़ दीजिए तो 11,375 11,525 ये 150 पॉइंट की रेंज होगी, इसी में आपको ट्रेड करना है। इस रेंज के किसी एक और बाहर निकलेंगे तो आपके लिए एक्शन आगे का नजर आएगा। ये तो होगी बात निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है दीपा। जो मैं आपको बता दूं कि जो डेटा है वो बेहद इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी में। आप 23,211 का हाई बनाए थे 22 जुलाई को, वापस 22 जुलाई के बाद आज लगभग 22 अगस्त 25 अगस्त है, एक महीने बाद हम वापस 23,200 पर पहुंचे। आज 23,180 का हमने हाई बनाया है, 23,211 का हाई वहाँ था और क्लोजिंग बेसिस पर 24 तारीख को हमें हाईएस्ट लेवल मिला था, वो था 23,083 का 23,083। और इसीलिए मैंने आज 23,200 के लेवल को ये कहा था कि ये क्रूशियल है। यहाँ पर एक बार ये आपकी जर्नी पूरी होती है, इसे पार किया तो फिर आप 23,425 23,525 तक जाएंगे। 2-3 अटेम्प्ट करने के बावजूद बाजार वहीं से घुमा है, तो 23,200 को पार नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, अब फ्रेश खरीदारी 23,200 के ऊपर करनी है। लेकिन अगर 23 पार नहीं कर पाया तो 23,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? 23,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप 23,000 के नीचे क्लोज देने की कोशिश करते हैं और उसमें भी 8 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं 10 लाख शेयर में से, इसका मतलब ये कि ये कमजोर लॉन्ग है, ये आज के बने हुए लॉन्ग है, जहां पर अगर 23,000 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो थोड़ी सी रिस्क खुल जाती है। सबसे बड़ी बात ये दीप कि आप देखिए आज ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, यूरोप मजबूत है, डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, उसके बावजूद थोड़ी सप्लाई है। इसका कारण एक ये हो सकता है कि पिछले 2 दिनों में एफआईज ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट लॉन्ग 10% बढ़ाए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जिसे आप कहते हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो 23,000 आज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होना जरूरी है। 23,000 के ऊपर बंद हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 23,000 के नीचे बंद हुए हैं तो थोड़ा करेक्शन दिखा सकते हैं। अब उस करेक्शन में हम 22,650 22,850 की रेंज में रुक जाएं तो अच्छी बात है, या थोड़ा अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब हो गए तो 22,400 500 तक, तो वो एक करेक्शन, नॉर्मल करेक्शन हो सकता है। लेकिन 23,000 के लेवल पर नजर रखिए, यही मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए, जहां बराबर का ओपन इंटरेस्ट है और 8 लाख शेयर चूंकि आज जुड़े हैं और अगर अगले 1 घंटे में 23,000 के नीचे रहे तो फिर आप 22,850 के आसपास आराम से आ जाएंगे। ये आपके लिए साफ दिख रहा है। तो डेटा बेहद इंटरेस्टिंग बनते हैं दिख रहे हैं, मेक और ब्रेक वाला है। अब इसमें आपको अपना जजमेंट कुछ हद तक यूज करना पड़ सकता है कि भाई जिस तरह से डेटा बने दोनों बराबरी की टक्कर दिखा रहे हैं तो नीचे की तरफ जाना है या ऊपर की तरफ। ट्रेंड देखेंगे मीडियम टर्म आपको तेजी का दिखेगा, बिल्कुल है, 100% है। शॉर्ट टर्म आप देखेंगे सिर्फ आज का या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक का, तो कहीं न कहीं ऊपर के लेवल पर दबाव बन रहा है। जिस तरह से पोजीशंस बन रही है वो थोड़ा सा नीचे ला सकती है, बस उस पर ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर कट है, 2 काम करें, जो भी ट्रेड करें ऑप्शन में करें और अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। वॉलेटिलिटी महीने की एक्सपायरी है, मंथली वाली है, थोड़ी सी बढ़ सकती है, वो आपको अपनी सावधानी रखनी चाहिए और पोजीशन थोड़ी सी ट्रेडिंग के लिहाज से कम कर ले। दीप ये डेटा आपको कह रहे हैं जी।
ओके, तो पोजीशन थोड़ी लाइट कर लेनी चाहिए, थोड़ा निम्बल रहना पड़ेगा इन लेवल्स पर। 23,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देखते हैं बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर इसको होल्ड कर पाता है नहीं, वापस 23,000 की तरफ स्पॉट पर जरूर बैंक निफ्टी इस समय आने की कोशिश कर रहा है। निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी जरूर आपने आती हुई देखी है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, एक रेंज में, बहुत ही छोटी रेंज में इस समय बाजार में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। पर कई स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस है इस समय। वागले साहब, बजाज फाइनेंस जो आपने कल कॉल दी थी क्लोजिंग में, 3600 का टारगेट आ गया है, जो आज सुबह की रिवाइज टारगेट है वो अभी भी थोड़ी दूर है, पर परफॉर्म कर रहा है। मुनाफा वसूली का ज्यादा प्रेशर यहां पर नहीं आया है, 3600 के ऊपर है। कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहेंगे बजाज फाइनेंस पर? दीपांशु, बिल्कुल हमारा 3600 का पहला टारगेट आ गया है, दूसरा टारगेट 3630 है, जिसको मैं अब ऊपर रिवाइज करूंगा। मुझे लगता है ये 3660 3670 तक जाना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस हमारा हमने 3510 पे किया था, उसको हमने अभी 3550 में किया है। तो मुझे यहाँ से भी एक 50-55 रुपए की अपसाइड दिखती है। मुझे मार्केट में वीकनेस नहीं दिखाई देता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स होंगे दोनों तरफ। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक मूव होने वाला है दोनों तरफ, नजर रखते हैं। पर थोड़ा मूवमेंट आ रहा है और वागले साहब का टारगेट भी हिट हो गया है। सिमी जे ने भी आज सुबह इस पर कॉल दी थी, उनका भी पहला टारगेट हिट हो गया है। और कल क्लोजिंग शोमर इस पर आपकी सचिदी की तरफ से भी कॉल आई थी, उनके टारगेट से अभी थोड़ा दूर है, पर जरूर सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस एक सुपर हिट कॉल रहा है कल से अब तक देखें, और हमारे एक्सपर्ट्स के टारगेट्स भी यहाँ पर आपको हिट होते हुए दिख रहे हैं। नजर रखते हैं इन स्टॉक्स पर। नितिन जी, लंबे समय बाद एसबीआई थोड़ा परफॉर्म कर रहा है और होल्ड आउट कर रहा है, मुनाफा वसूली यहां पर भी नहीं है, 200 के ऊपर क्लोजिंग के बाद अब आज गेन्स भी बिल्ड हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी पॉजिटिव रिपोर्ट है। क्या एसबीआई का समय आ गया है सर? में ओवरऑल ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस ओआई के साथ ये ब्रेकआउट ले रहा है, और ये 194 के आसपास काफ़ी पोजीशन बनी है, फिर 200 के आसपास बनी है और अभी 200 के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है ये इस एक्सपायरी में एसबीआई 215-218 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश लग रही है। निफ्टी थोड़ी नीचे जरूर आई है, बट 11,400 पे बहुत सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी में भी 22,800 के आसपास काफ़ी बाइंग का डेटा बना हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिरता हुआ तो मार्केट नहीं लग रहा, और मार्केट को ऊपर खींचने में, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो उसको ऊपर लेके जाने में एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो बैंक है जिसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इन दोनों का वेटेज भी बैंक निफ्टी में अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई 215 की तरफ जाना चाहिए इस एक्सपायरी में। तो इसमें ट्रेड करने के लिए 210 की कॉल ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो काफ़ी सस्ती मिलनी चाहिए। ये एक्सपायरी नज़दीक है, तो 210 की कॉल ऑप्शन में एक बार बेट करके देखना चाहिए। वो 215 की तरफ अगर जाता है तो अच्छा प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। ओके, नजर रखिए एसबीआई पर, वहां पर आपको जरूर पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। तो बैंक्स थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर आपको दिखा रहे हैं। विश्वेश जी, आरबीएल बैंक, यहां पर कोई ट्रेड आज बैन से भी बाहर आया है, सुबह अच्छा मूवमेंट था, गेन्स होल्ड कर रहा है, कोई ट्रेड बनेगा आरबीएल में? कि आरबीएल बैंक की जब बात करते हैं तो आरबीएल बैंक में एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आरबीएल बैंक के 190 के कॉल में 22 लाख शेयर और 200 के कॉल में 21 लाख शेयर है। मुझे लगता है स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी अगर सॉफ्टनेस आती है तो ये शायद ये नहीं क्रॉस करेगा ये एक्सपायरी में, तो ये शायद अगली एक्सपायरी में चल सकता है, द मोमेंट इट गोज अबव दी 119-200। और मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा एसबीआई में, जहाँ तक आप बात कर रहे थे। देखिए एसबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये एक्सपायरी का ये है कि जब स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी हुई थी तो 200 के कॉल ऑप्शन में ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर थे, जो अभी खाली 200 के पुट में 55 लाख शेयर रह गए। ऑन दी अदर हैंड 210 के कॉल में 1 करोड़ 30 लाख शेयर हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एसबीआई जिस हिसाब से फॉर्मेशन है, 2 यूनिट हो सकते हैं। एक इसको शायद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोले, और दूसरे शायद जो मार्केट के ऊपर कॉशियस है वो बोले कि ये राइजिंग वेज है और कहीं ना कहीं 200 नहीं निकलेगा। तो मेरे हिसाब से एसबीआई हैज़ द क्यू कि अगर एसबीआई 210 के ऊपर निकल जाता है और टिकता है तो मेरे हिसाब से फिर मार्केट भी, एक बैंक निफ्टी का जो कई दिनों से 23,000 नहीं निकल रहा है वो भी निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लोजली वॉच रखना चाहिए एसबीआई को, या तो ये बेस्ट रेट टू शॉर्ट है, या तो फिर 210 के ऊपर ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट भी चल जाएगा। लेकिन ये एक्सपायरी क्योंकि 2 दिन में है और 1.25 करोड़ शेयर है 210 के कॉल में, तो मुझे नहीं लग रहा है 210 के ऊपर एसबीआई एक्सपायरी में जाएगा। ओके, ये है आपके लिए एसबीआई के फ्यूचर्स पर राय। आइए आशीष माहेश्वरी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनसे करते हैं बात। तब तक एक बार जल्दी से बिगुल सुमित जी के लिए उनका सुपर हिट शेयर, फिर चलेंगे आशीष जी के पास।
जी आशीष जी, सॉरी सुमित जी, बताएं सर अपना सुपर हिट शेयर। बाय का स्टॉक रडार पे आया। अनिल जी, स्टॉक का भाव चल रहा है 62.90 63 के आसपास का भाव है। स्टॉक का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका सिंबल है FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट्स बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट है। स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। लोअर लेवल्स पे स्टॉक में बेस बने हैं। सबसे बढ़िया बात, ये जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, इसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं। करीब करीब 45-46 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक के लिए। स्टॉक के अंदर रिसेंट के हाईज ब्रेक हुए हैं और सबसे बढ़िया बात, नवंबर 2018 के हाईज ब्रेक करके उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 10% का मिनिमम अपसाइड मूव स्टॉक में यहां से देखने को मिलना चाहिए। 70 रुपए से लेके 74 रुपए तक के लेवल फर्स्ट सोर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 70, दूसरा टारगेट होगा 74। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 59 रुपीज 25 पैसे का। 59 रुपीज 25 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 70 से 74 के टारगेट के लिए। 74 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप फर्स्ट सोर्स लिमिटेड में। तमाम आरपीजी ग्रुप के शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट सोर्स हमने रिकमेंड किया था और आपने रिकमेंड किया, पहले हमने मालामाल वीकली में भी दिया था। और आज CESC वेंचर्स, ये एक और स्टॉक है जो आज सुबह आपको मालामाल वीकली में मिला। स्टॉक अब भी देखिए बेहद तगड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ज़बरदस्त मजबूती आज 10% की अब भी आपको इस स्टॉक में नजर आएगी। तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 11% ऊपर है। अंबिका कॉटन जो जैन साहब ने जेम्स के तौर पर दिया था, वो भी बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए ये स्टॉक्स जो बड़ी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, जरा आशीष जी आपकी राय दें इन स्टॉक्स पे। क्या ऑटो स्टॉक्स ढीले लेकिन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, वजह और क्या करना चाहिए? क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है? जी अनिल जी, मेरा मानना है कि ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा खासा बुल रन ऑलरेडी आ चुका है, जो उनके फंडामेंटल्स के बियॉन्ड भी है यदि देखा जाए तो। दूसरी बात यह है कि जो डिस्पैचेस के नंबर हैं, जैसे हम लोग ग्राउंड पे भी डीलर्स और जो उनके लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि फिर से जो इनफैक्ट जो उनके डिस्पैचेस के नंबर हैं वो फिर से शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो अनलॉक का इफेक्ट जो बी और सी टाउन्स में जो इंडिया में हो रहा है वो काफी प्रॉम्प्ट हुआ है, और जो अच्छा मॉनसून के कारण से भी रूरल डिमांड काफी बढ़ी है। तो ऑटो स्टॉक्स में तो अभी भी मेरा मानना है कि जो मोमेंटम आया है, उसके अलावा भी जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक है वहां पर मोमेंटम आना बाकी था, तो इसलिए वहां बाइंग हो रही है। तो मुंजाल शोवा जैसा स्टॉक है जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा भारत फोर्ज भी एक स्टॉक है जिससे इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, वहाँ पर भी बाइंग बिल्कुल की जा सकती है। ये दो स्टॉक मुझे पसंद है। और इसके अलावा टाटा मोटर, मेरा मानना है 125-126 के लेवल पे बिल्कुल हमेशा एक अच्छा बाय है, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा टारगेट अगले 10 दिन का करीब 132 रुपए का भी रह सकता है टाटा मोटर्स। ओके, नजर रखिए टाटा मोटर्स पर। चंद्रशेखरन साहब कह रहे हैं कि अगले 3 साल में नेट डेट फ्री होने का प्लान है इनका। तो वो एक बड़ा स्टेटमेंट है जिससे हम देख भी रहे हैं कि एक स्पाइक आते हुए दिखा है जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है। एजीएम चल रही है जहां पर चंद्रशेखरन साहब और बाकी मैनेजमेंट ने बात भी करी है। पर आइए एसबीआई की बात कर रहे थे हम। संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स के बारे में बताने के लिए जिसकी वजह से हम एसबीआई में पिछले कुछ दिनों से अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं। संदीप बताइए, मार्केट का इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टॉक में, क्या है खबरें इसको लेकर? देखिए दीप, एक तो बड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं ब्रोकर्स की ओर से, और दूसरा जो मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री आई है उससे भी कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। खासतौर पे चेयरमैन रजनीश कुमार के ने जो बैंक की जो ग्रोथ को लेकर भरोसा जताया है, उसके बाद से आप देखिए जो रनअप है वो काफी स्ट्रांग स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एसबीआई की एसेट क्वालिटी स्थिर है, नए एनपीए की चिंता कम है, ये कुछ बयान आए हैं मैनेजमेंट की ओर से। पिछले 1 साल में नेट और ग्रॉस एनपीए में गिरावट का ट्रेंड है। क्रेडिट ग्रोथ में भी जून में सुधार देखने को मिला है, और अप्रैल मई के 5% के मुकाबले जून में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 7% के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं जो लीडर है ये बैंकिंग सेक्टर का, वो अपने नंबर्स में भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। मॉरिटोरियम बुक अभी अगर आप देखें
वो भी 23% घटकर अब 9.5% के आसपास आ चुकी है और लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। आप इनका ग्रॉस एनपीए का जो ट्रेंड है वो देख लें अगर, तो उसमें अगर आप देखें जो पिछले साल पहले क्वार्टर में 7.5% के आसपास के ग्रॉस एनपीए थे वो घटकर आप देखिए 5.5% के नीचे आ चुके हैं। लगातार आप देखिए जो ट्रेंड है अगर आप देखेंगे आपके सामने आएगा, उसमें 5 क्वार्टर से लगातार जो कमी है वो देखने को मिल रही है। कैसे आप देख रहे हैं कि जो ग्रॉस एनपीए वो घटते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैं अपग्रेड्स की बात कर रहा था, सीएलएसए अगर आप देखें इन्होंने लक्ष्य 270 से बढ़ाकर 310 रुपए किया है। वैल्यू काफी अच्छी है और खरीदारी के 5 कारण उन्होंने बताए हैं। एक तो सरकार का बड़ा हिस्सा है, तो अन्य के मुकाबले जो बाकी बैंकों के मुकाबले स्थिति है वो काफी बेटर है। पिछले 10 साल से बैंक की जो मार्केट शेयर है उसमें लगातार बढ़त हो रही है। एक ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड है, मार्केट शेयर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। यस बैंक के बेलआउट में सही योजना है और कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना है कि जो सस्ते वैल्यूएशंस हैं वो अब भी कहीं ना कहीं स्टॉक को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। ना केवल सीएलएसए बल्कि गोल्डमैन सैक्स की ओर से भी एक अपग्रेड आया जिसमें न्यूट्रल रेटिंग से बदलकर सीधा उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 183 वाला लक्ष्य था दीप, जिसको सीधा उन्होंने बढ़ाकर 282 रुपए किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ते भरोसे के बीच सबसे अच्छा खिलाड़ी उन्होंने स्टॉक को बताया है, तो कहीं ना कहीं बेस्ट बेट है जहां तक बैंकिंग स्पेस की बात है। तो 2 बड़े ब्रोकिंग हाउस, विदेशी ब्रोकिंग हाउस, उनकी ओर से बड़े अपग्रेड्स और जो मैनेजमेंट का भरोसा है, जो कमेंट्री है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक को ड्राइव करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो कई सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं जहाँ तक एसबीआई एज अ स्टॉक का सवाल है। देखते हैं यहाँ पर मूवमेंट रहता है कि नहीं। आशीष जी, कोई स्पेसिफिक कॉल एसबीआई को लेकर, आपका कोई टारगेट इस स्टॉक पर सर? देखिए, एसबीआई एक वो स्टॉक है जिसको लेके आप यदि जितने व्हाट्सएप देखें तो सबसे ज्यादा जोक्स जो थे वो एसबीआई के में मोमेंटम नहीं था उसको लेकर ही थे कि 2030 में एप्पल का मार्केट कैप इतना हो जाएगा और एसबीआई 200 ही क्रॉस नहीं होगा। आप सबने वो देखे होंगे। तो मेरा मानना है कि अब सही समय आया है एसबीआई को ये दिखाने का कि उसमें सभी सचमुच दमकम है और इस लेवल पे मेरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय कन्विक्शन है एसबीआई के लिए। और उसका रीजन ये भी है कि ये जो वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम्स वगैरह आया है तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी एसबीआई रहेगा, क्योंकि जो भी अकाउंट स्टिकी हो सकते थे वो सेटलमेंट में जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा एनपीए का लेवल कम है और क्योंकि अब कोई बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में, तो कोई बहुत बड़े एनपीए अगले 2 साल में बैंकिंग सेक्टर में आने वाले ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि एसबीआई को अभी भी 208 रुपए के लेवल पे भी बिल्कुल बाय करिए। यहाँ से 25 से 30 रुपए की अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगी। ओके, 25 से 30% की अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। काफ़ी एक्साइटमेंट है स्टॉक को लेकर। देखते हैं कि ये फाइनली परफॉर्म करता है कि नहीं। इस समय तो आप देखिए तो अच्छी मूव आ रही है जहां तक एसबीआई का सवाल है। नजर रखते हैं जिस तरह से स्टॉक पर मूवमेंट हो रहा है। और भी कई स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं रैलिस इंडिया, यहां पर अच्छी खरीदारी का ट्रेंड है। 5% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। बताइए, कोई ट्रेड है यहां पर जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है रैलिस का? दीपांशु, चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजवाएं तो फिर मैं जवाब दूंगा। डेफिनेटली बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, 323 रुपए का भाव है। रैलिस इंडिया हमारे एल्गो रेडार पर खरीदारी के लिए आ रहा है। मौजूदा स्तरों पर हमारी बाय की राय है, इन स्तरों पर बाय करें। और आपने संयोगवश बिल्कुल मौके पर सवाल किया, तो इन स्तरों पर रैलिस पर बाय करें। ओवर टू राकेश। दीपांशु, मच अवेटेड ब्रेकआउट है। काफी समय से लोग इसको रैलीज को ले रहे हैं, बट ये चलता है फिर रुक जाता है। रुकता क्या है, कंसोलिडेट होकर साइडवेज जोन में आता है। बट अब ये बड़ी उछाल दिखाने का दमकम रखता है। 315 का स्टॉप लॉस है। 337 से लेकर 345 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए रैलीज इंडिया को खरीदने की राय है। इंडिया में करें खरीदारी, ये है राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए, 2:45 हो चुके हैं। अब आपको निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए नितिन जी तैयार हैं और 2:50 पर फिर से भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे अपनी बीटीएसटी पिक्स के साथ। तो पहले नितिन जी के लिए बिगुल, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी।
देखिए अनिल जी, डेटा के हिसाब से एक्सपायरी में 11,500 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है और 11,400 का सपोर्ट है। तो मैं सपोर्ट को खरीद करके रेसिस्टेंस को बेचना चाह रहा हूँ, यानी कि 11,400 की कॉल ऑप्शन खरीदूंगा और ये रेशियो में करूंगा, एक लॉट ले लूंगा। 85 रुपीज़ में मुझे मिल रही है 11,400 की कॉल ऑप्शन, और ये सपोर्ट लेवल की मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ और इसके अगेंस्ट में 11,500 की कॉल ऑप्शन 2 बेचूंगा, जो 34 से 35 रुपए में बिक रही है, यानी मैं रेसिस्टेंस को बेच रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में मेरी कुल कॉस्टिंग 16 रुपए की लग रही है। अगर मार्केट नीचे चली जाती है, 11,400 के नीचे एक्सपायरी हो जाती है, तो मेरा रिस्क केवल 15-16 रुपए का है, जो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ। और अगर 11,500 पे आ जाती है, जो रेसिस्टेंस लेवल है, तो मुझे कम से कम 80-85 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। मेरा अनलिमिटेड रिस्क 11,600 के ऊपर है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये 11,500 आएगा तो ये स्ट्रेटजी अपने आप प्रॉफिट देने लग जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है और टाइम वैल्यू डीके मिलेगा। तो ये रेशियो कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी होगी नेक्स्ट 2 दिनों के लिए। और ये नेक्स्ट 2 दिनों में नेकेड कॉल इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि लास्ट 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं, 2 एक्सपायरी से, कि एक्सपायरी के समय बिल्कुल साइडवेज सा मूवमेंट हो जा रहा है। तो उस केस में ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप 1:2 का रेशियो स्प्रेड करें, सपोर्ट को खरीदें और रेसिस्टेंस को बेचें। तो ये स्ट्रेटजी होगी मेरी 2 दिनों के लिए। इंटरेस्टिंग है ये। 11,400 का पुट ऑप्शन खरीदना है 85 रुपए में, और 11,500 के, माफ कीजिएगा, 11,400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 85 रुपए में, इन द मनी कॉल ऑप्शन है। और 11,500 का कॉल ऑप्शन 2 बेचना है 35 रुपए में, वहाँ से आ जाएंगे 70 रुपए, तो कुल मिलाकर लगे आपके 15 रुपए। 11,500 के आसपास निफ्टी आए, यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर, तो आपका ये ट्रेड मुनाफे में आ जाएगा। 11,600 के ऊपर है, अनलिमिटेड रिस्क है। ये है नितिन जी की राय, कह सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का तरीका। नितिन जी, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी पर भी कोई कॉल? जी, बैंक निफ्टी में अभी ड्यूरिंग द शो और कोई डेटा फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं दोबारा से कॉल दूंगा। अभी हम एक निफ्टी की ले रहे हैं, बैंक निफ्टी का डेटा अंडर ऑब्जर्वेशन है। 3-3:15 बजे एक बार दोबारा कोई कॉल बनेगी तो दूंगा। परफेक्ट, जी हाँ। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से निफ्टी पर राय आती हुई इस वक्त। तो ये एक्शन है। बस थोड़ी देर में वसीम साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। तब तक एक बार फिर से कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें, और उनमें से एक है जो कमाल दिखाता, वो अदानी एंटरप्राइजेस। 17% ऊपर है आज के सेशन में। बैन से बाहर आ गया क्या अदानी एंटरप्राइजेस? अदानी बैन में है, बैन में होते हुए भी ओहो 17% ऊपर है, क्या बात है नितिन जी। बैन में होते हुए भी 17% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस, ऐसा क्या हो गया? देखिए, अदानी और बैन में कैश में तो बाइंग की जा सकती है, और कैश में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। कैश में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर का वॉल्यूम है। तो फ्यूचर्स में बाइंग नहीं है, बट कैश में अनकॉमन वॉल्यूम है अनिल जी। ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 300-310 की तरफ ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि कैश में काफ़ी बाइंग हो रही है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग शाम को डेटा आने के बाद आइडिया लगेगा कितने % डिलीवरी हुई है, बट ओवरऑल लग रहा है कि 310 की तरफ ये स्टॉक मूव कर सकता है। ओके, 310 की तरफ जाने की तैयारी। बैन से बाहर भी आना चाहिए, आए तो मजा आए, लेकिन फिलहाल बैन से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ये पता चलेगा आपको। तब तक एक काम करते हैं, 2:50 हो गए और ये वक्त है वसीम साहब से बातचीत करने का। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है सर आपका। बताएं सर आपके BTST कॉल सर। वसीम साहब। तो अनिल जी, बाय है ऑन इंडसइंड बैंक 536 का स्टॉप प्राइस है। 526.50 का स्टॉप लॉस रखिए। 568 to 570। इंडसइंड विल बी द बिगेस्ट गेनर। जो ऑटो में रिबाउंड है और CV सेल्स है, आई थिंक इंडसइंड विल लीड फ्रॉम द फ्रंट देयर। तो दैट वुड बी माय टॉप पिक सर फॉर BTST। ओके, और कोई शॉर्ट या खाली एक लॉन्ग ही आज? यही है अनिल जी आज के लिए। परफेक्ट सर। तो इंडसइंड बैंक में लॉन्ग करने की राय, तेजी करने की राय वसीम साहब की तरफ से। 536 हाफ, 536 में खरीदिए। 526 रुपये 50 पैसे। 526 हाफ ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 568 570 ये 2 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय वसीम साहब की तरफ से इस वक्त इंडसइंड बैंक पर, अगर आप करना चाहते हैं तेजी तो ये है परफेक्ट आपके लिए इस वक्त BTST के तौर पर स्ट्रेटजी। एक NBFC सारी मजबूती के साथ ट्रेड करती हुई दिख रही है। आशीष जी, NBFCs पर आपसे राय लेना चाहता हूँ।
क्या आपको कहीं अभी भी मौका दिखता है जहां खरीदारी की जाए? LIC हाउसिंग, चोला, बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस काफ़ी तेज़ी से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई कैश में हो स्टॉक ऐसा जो आपको पसंद हो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को इस टाइम बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे रूरल स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो इस जैसे कंपनी को उसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। बट इस सेक्टर में यदि नंबर 1 NBFC आप मेरे से पूछे तो बजाज फाइनेंस ही रहने वाला है, क्योंकि वो लीडर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और जो उनका रिटेल में जो रीच बजाज फाइनेंस का FMCG सेक्टर के थ्रू है, और पर्टिकुलरली जो वाइट गुड सेक्टर की फंडिंग वो कर रहे हैं, तो उसके कारण से जो उनके मार्जिन है वगैरह वो भी इस क्वार्टर से काफी अच्छे रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में यहाँ से करीब 400 रुपए की और अपसाइड इस क्वार्टर के नतीजे आने तक बिल्कुल आएगी। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी एक मेरा पसंदीदा पिक है। ओके, तो कुछ NBFCs है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। और देखिए बजाज फाइनेंस डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो लगातार वहां पर अच्छा मूवमेंट है और एक्शन भरपूर बना हुआ है। एक और ऐसी स्पेस है मार्केट की जहां पर आपने अच्छा एक्शन आते हुए देखा है। छोटी स्पेस है बट बढ़िया एक्शन है। ये है सारे के सारे पैकेजिंग स्टॉक्स। उनके बारे में मानसी से बात करते हैं। उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर की कॉल तैयार है, तो पहले बिगुल बजाते हैं राकेश जी, कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, निफ्टी जरूर लैकलस्टर है, एक रेंज में फंसा हुआ है, बट एक स्टॉक जो नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है वो है हैवेल्स में एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो खरीदारी की राय हैवेल्स पर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए दिख रहा है और इस ब्रेकआउट की संभावना सवेरे से ही दिखाई पड़ रही थी। जिस तरह से ये स्टॉक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था जब मार्केट करेक्ट हो रहा है, और जैसे ही तेजी बन रही है ये सबसे तेजी से भाग रहा है, तो हैवेल्स में डेफिनेटली आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 648 रुपए पर 648 पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 648 पर। पहला टारगेट 675 का, 675 रुपए का। दूसरा टारगेट 690 रुपए का, तो 690 तक जाना चाहिए हैवेल्स, बाय करके चलें। 57 के आसपास खरीदे हैवेल्स, और ये आपके तीनों लेवल्स इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज में राकेश जी आपसे काफ़ी समय से मैं सोच रहा था पूछूं, हर बार कोई न कोई कारण से रह जाता था, लेकिन मैं सोचा अब पूछ ही लेता हूं, बहुत हो गया। ये जब आप जो ब्रेकआउट देते हैं नीट क्लीन क्लियर, ये जो ब्रेकआउट आता है, तो क्या कोई ब्रेकआउट ऐसे भी होते हैं जैसे नीट नहीं है वो अनटाइडी है, क्लीन नहीं है डर्टी है, क्लियर नहीं है ब्लर है, ऐसे भी होते हैं? इस तरह के ब्रेकआउट भी होते हैं? ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट है, नीट क्लीन क्लियर ही होना जरूरी है क्या? डर्टी, अनटाइडी, ब्लर ऐसे ब्रेकआउट भी होते हैं? नहीं अनिल जी, ऐसे नहीं होते। देखिए कुछ ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जो खुली आंख से अनिल जी इजीली बिना आंख पे, दिमाग पर, मतलब कि शरीर पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जोर डाले बिना दिखते हैं। और जैसे अनिल जी पानी होता है, सबको मालूम है मैं पानी का बड़ा शौकीन हूँ, तो पानी जिस तरीके से नीट क्लीन क्लियर होता है, तो उस तरीके से अनिल जी नीट क्लीन पानी जैसा होता है इसका ना ब्रेकआउट का कलर, एकदम नीट क्लीन क्लियर। जैसे आप एक ग्लास में पानी को डालें तो आर पार अनिल जी आपको एकदम पारदर्शी एकदम दिख जाता है, आर पार सब दिख जाता है। तो कुछ ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जिसके लिए बिल्कुल भी दिमाग पर, आंखों पर, मस्तिष्क पर जोर नहीं डालना पड़ता है, तो उनको मैं नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट बोलता हूँ। अब देखो, मैं तो चार्ट समझता नहीं, मुझे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी। विश्वेश जी, ये जो कह रहे हैं मैं मान लूं क्या इनकी बात? देखिए मैं तो वर्ड्स पे जा रहा हूँ, ये नीट बोल रहे हैं, पानी बोल रहे हैं, तो मुझे लगा ये चार्ट की बात कर रहे हैं या कुछ तरल पदार्थों की बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा कुणाल जी आए राकेश जी के बचाव में आगे। जी कुणाल जी आइए, बचाव कीजिए। अनिल जी, मैं भी यही कहने लगा था कि भाई देखिए नीट से तो जो एसोसिएटेड टर्म है वो तो अनिल जी सबको पता ही है, तो बंसल जी का कहने का तात्पर्य सब लोग समझ ही गए होंगे, तो आप भी समझ जाइए अनिल जी। ओके, कुणाल जी ने मुझे अच्छे से समझा दिया नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है।
तो चलिए हमने कहा चलो अपने अपनी नॉलेज बढ़ा ली जाए, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट। अब आगे से बंसल जी नहीं पूछूंगा, ये बात तय है। आइए, इस बीच वेदांता को लेकर एक खबर आती हुई दिख रही, कुछ रकम जुटाई है इन्होंने और इस रकम का इस्तेमाल डीलिस्टिंग के लिए किया जाएगा। 175 करोड़ डॉलर का लोन जुटाया है। आशीष जी, आपका क्या विचार है, किस लेवल पर डीलिस्टिंग होते हुए देख रहे हैं आप, क्या अंदाजा है और किस तरह की बुक बन सकती है? हालांकि अभी वक्त तो है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा लगाया होगा आपने? जी अभी थोड़ा सा और समय है इसके लिए कि इसकी क्या फेयर प्राइसिंग होगा, बट मेरा मानना है कि कंपनी जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही है कि इसको आपको डीलिस्टिंग करा दी जाए, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी काफी अट्रैक्टिव मिल रहे हैं और उसके कंपैरिजन में जो उनका बिजनेस में रिबाउंड काफी अच्छा हो गया है इस क्वार्टर से। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है, तो आगे जाके उनके नंबर से अच्छे आएंगे। तो मुझे लगता है कि कंपनी भी जल्दी में रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसको डीलिस्ट कराया जाए और इसकी फेयर प्राइसिंग के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त इन स्टॉक्स पर आती हुई। आइए, इस बीच वागले साहब तैयार है अपने एक वंडरफुल शेयर के साथ और उसके तुरंत बाद सेठी साहब जुड़ेंगे जो आपको देंगे उनकी शॉर्ट टर्म सदाबहार पिक। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा स्टॉक भी हैवेल्स ही है और राकेश जी और कुणाल जी के मैं बिल्कुल साथ हूँ अनिल जी। 652 का जो इम्पोर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस जो अभी सपोर्ट बनेगा, ये जो ब्रेक किया है, मैं BTST देता हूँ 657 से। मैंने एडवाइस किया है मेरे क्लाइंट्स को, और मेरा 654 का स्टॉप लॉस होगा जो 6 रुपये नीचे है यहाँ से, और मुझे कम से कम एक 15 से 20 रुपए, और ये कल मॉर्निंग तक का ही है, मतलब आपको कल मॉर्निंग में ही 10 से 12 रुपए 15 रुपए मिलने चाहिए। कोशिश करो आज ही हो जाए। तो वागले साहब आप लगे हो, कुणाल जी, राकेश जी लगे, इतने बड़े बड़े लोग लगे। अनिल जी, वो कोशिश आप कर सकते हैं। चलिए, ठीक बात है। हेवल्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय, चार्ट पर दिख रहा है मजबूत। कुणाल जी, राकेश जी को पसंद आया, वागले साहब को भी अब आया है पसंद। 654 654 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदिए। वागले साहब की तरफ से ये है राय। 675 690 के टारगेट के लिए, टारगेट लगभग दोनों सेम है वागले साहब के, कुणाल जी, राकेश जी के। अच्छा, वो तो इधर के 675 और 680 वागले साहब का टारगेट है ये आपके लिए, और 648 का स्टॉप लॉस कुणाल जी, राकेश जी ने दिया। 654 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आता हुआ आपकी तरफ से। ओके, और अब सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बिगुल बजाएं सेठी साहब के लिए और लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, आपके स्टॉक्स तो बड़े धुआंधार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। कोई अपडेट देना चाहें तो पहले अपडेट, और अदरवाइज आप अपना स्टॉक बताएं सर। आज कौन सा स्टॉक आपने चुना है? एक है, अनेक है? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज 2 स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिहाज से। दोनों सिमिलर स्पेस की कंपनियां हैं। ये जो स्पेस है, पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम बोलता हूँ PNC इंफ्राटेक, अराउंड 166 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस पे मेरा टारगेट है 180 का, स्टॉप लॉस रहेगा 160 का। एक जबरदस्त कंपनी है इंफ्रा स्पेस की। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल सिर्फ 7 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 35% का। और इस कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ओनली 1.28 है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और इसमें FII और DII मिलकर 42% हिस्सेदारी मेंटेन करते हैं। और आज जो हमने देखा, नितिन गडकरी जी ने MP में नए अनाउंसमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके, उसका फायदा पूरे सेक्टर को होना है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है इंफ्रा स्पेस पे, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो शॉर्ट टर्म में 180 का टारगेट, बाकी मुझे लगता है आने वाले महीने भर के अंदर वी कुड सी लेवल्स ऑफ 200 रुपीज ऑन द स्टॉक। शॉर्ट टर्म टारगेट कितना बताया सर? 180 रुपए का। 180 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर रखें। और PNC इंफ्रा में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। ये एक बेहतरीन स्टॉक और 172-73 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बड़े टारगेट आपके 220 बताएं, राइट सेठी साहब? कितना है?
200 के टारगेट, 200 रुपए के 200 के टारगेट, 180 शॉर्ट टर्म टारगेट, 200 बड़े टारगेट। मुझे याद है पीएनसी इंफ्रा, सुमित जी आपका सैटेलाइट स्टॉक भी रहा हुआ है, बताएं आपके सैटेलाइट स्टॉक के हिसाब से क्या यहाँ पर बड़ी तेजी की संभावना दिख रही है? बिल्कुल है अनिल जी, अगर सेठी साहब 2 मिनट अगर और लेट हो जाते तो ये स्टॉक मेरी तरफ से आ जाता, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक के अंदर सबसे बढ़िया बात है कि मार्च 2020 यानी लास्ट 4-5 महीने के हाई ब्रेक हो रहे हैं, 200 डीएमए लेवल ब्रेक हुआ है और वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सेठी साहब के बोलने के बाद ये एक वन वे मूव दिखाना स्टार्ट कर रहा है और अभी यहाँ से स्टॉक के अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 180 होंगे इसके इमीडिएट टारगेट और वो लेवल ब्रेक होते हैं तो और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो बढ़िया स्टॉक है, ब्रेकआउट है, यहाँ से अपसाइड मूव देना चाहिए। ओके, तो ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर तेजी की पूरी संभावना, 13% का दमदार उछाल पीएनसी इंफ्रा में आता हुआ दिख रहा है। बेहद मजबूत स्टॉक है, सेठी साहब के फंडामेंटल रिसर्च के हिसाब से यहां पर खरीदारी करने की राय। और सेठी साहब ने चूंकि कहा है एक नहीं अनेक स्टॉक है, तो सेठी साहब दूसरा स्टॉक बिगुल के साथ में एक बार वापस से बिगुल बजाऊंगा। जब स्टॉक इतना 15% भागे तो बिगुल तो आपके लिए बनता है अलग से, एक बार दोबारा एक और बिगुल सेठी साहब के लिए और दूसरा स्टॉक लेते हैं हम। बताएं सेठी साहब। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी इसी स्पेस से है। कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट, जिसका भाव अभी 460 रुपए का है। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 485 रुपए का टारगेट रहेगा, 450 का स्टॉप लॉस। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए काम करती है। कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स इसने गिफ्ट सिटी में भी बनाए हैं। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41%, और एक इंफ्रा कंपनी होने के बावजूद भी डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.17 का है। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 42% की दर से कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है। प्रोमोटर की होल्डिंग अराउंड 73%, डीआईआई करीबन 14% हिस्सेदारी रखते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, मुझे लगता है इस स्टॉक को भी बिल्कुल खरीदना चाहिए। और ये भी मुझे लगता है 480-90 के टारगेट्स तो आजकल में ही आ जाएंगे। और बाकी मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेक्टर ही एक तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है, और ये स्टॉक भी आने वाले महीने 1.5 महीने में करीबन 600 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। ओके, पीएसपी प्रोजेक्ट 481 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 600 रुपए के बड़े टारगेट के लिए, और ये स्टॉक भी तेज दौड़ लगाने का। सेठी साहब, आपका पी लेटर के साथ कुछ ज्यादा प्यार है क्या? वो पी पैप ऑटोमोटिव, पीएनसी इंफ्रा, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, अच्छा टीटी के प्रेस्टीज को भी अगर मैं पी में मान लूं तो वो क्या कुछ खास, मतलब पी पे अटक जाते हो आप? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब, एक तो क्या है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनियों के, और दूसरा टेक्निकली भी जो ब्रेकआउट देने के लिए सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, संदीप जी की लैंग्वेज में ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हैं, तो वो स्टॉक रडार पे आते हैं। और फिर आज कोइंसिडेंटली दोनों स्टॉक्स पी से शुरू होते हैं, तो उस लिहाज से आए हैं। बाकी पी क्या, मैंने सब अल्फाबेट्स वैसे तो यूज करे हैं, तो सबसे ही प्यार है मेरा तो। लेकिन आप पी वालों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो सर्किट लगा देते हैं, भाग जाते हैं, तेज दौड़ लगाते हैं। तो आपके लिए पी लेटर वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही है। तो वो पी पेप ऑटोमोटिव से हमने देखा वो कहाँ आपने रिकमेंड किया था स्टॉक, कहाँ से कहाँ भाग गया, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन वहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये है सेठी साहब की तरफ से 2 दमदार कॉल, पीएसपी प्रोजेक्ट्स और साथ ही पीएनसी इंफ्रा, इन 2 शेयरों को खरीदने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपके लिए, आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए इस वक्त। आइए कुछ और बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आने की तैयारी में, और पहला कॉल अब यहाँ पर नितिन जी तैयार है, तो आइए बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। देखिए अनिल जी, अभी लास्ट 15 मिनट में बैंक निफ्टी के डेटा में इंप्रूवमेंट दिखी है। निफ्टी भी नीचे से बाउंस कर रही है। सपोर्ट हम लोग 11,400 मान के चल रहे थे निफ्टी में, बट ये 11,430 से बाउंस कर गई। अब बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा बाउंस है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी की हम बुल कॉल स्प्रेड बनानी चाहिए नेक्स्ट 2 दिनों के लिए, और हम 23,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे 1 लॉट, और उसके अगेंस्ट 23,300 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे 1 लॉट। ये 25 शेयर का लॉट साइज है, और इस पूरे प्रोसेस में मुझे 140 रुपए का खर्चा आ रहा है।
मार्जिन डिप्लॉयड 16-17 हजार रुपए का मार्जिन डिप्लॉयड है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड हम 1:1 कर रहे हैं। तो 23,000 की कॉल ऑप्शन लेनी है एक, और 23,300 की कॉल ऑप्शन बेचनी है एक। 140 के डिफरेंस में बनेगी। स्टॉप लॉस 100 रुपए का रखेंगे, यानी 40 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं, और टारगेट ये डिफरेंस का 220 रुपए का टारगेट होगा, या फिर 23,300 का जो लेवल है वहां पे आएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी अल्टीमेट टारगेट 23,300 का हम बैंक निफ्टी में लेके चल रहे हैं, और 23,000 की हम कॉल ऑप्शन लेकर के 23,300 की कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं। ओके, 23,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है और 23,300 का एक कॉल ऑप्शन बेचना है। ये है नितिन जी की तरफ से राय। एक ही खरीदना है, एक ही बेचना है। 140 रुपए की कॉस्ट आएगी, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि मैक्सिमम रिस्क आपकी 40 रुपए की है। 220 का टारगेट रखें। जब स्प्रेड बढ़कर ये 220 हो जाए तो फिर आप निकल जाएं, ये ज़्यादा आपके लिए ठीक है इस वक्त। तो ये आपके लिए राय है इस वक्त नितिन जी की तरफ से ऑप्शंस में इस वक्त आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए। टाटा मोटर्स डीवीआर, सुमित जी का कल का पिक, आज टाटा मोटर्स चला है, उसके पीछे पीछे डीवीआर। और कल सुमित जी मैं आपको याद भी कर रहा था, मैंने कहा इस शेयर को तो हम सब भूल ही चुके थे, अचानक से आपने याद दिलाया है। सुमित जी, डीवीआर दौड़ लगा रहा है, जरा इसका अपडेट दे दें, टारगेट बता दें। बिल्कुल अनिल जी, कल आपने स्पेशली मेंशन भी किया था कि स्टॉक को सब भूल चुके हैं, और अभी ये स्टॉक मेरे को लगता है सबके याद में आ गया है। और स्टॉक देखिए आज आप 8% ऊपर है, कल की जो बाइंग रेंज दी थी उससे 8% ऊपर है, और अभी 48 के ऊपर के हाइज लगे हैं। तो जिस तरह का कैंडल बन रहा है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से 50 का लेवल तोड़ेगा और 52 रुपए 53 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बिल्कुल यूज करें और पोजीशंस को होल्ड करें। कोई भी छोटा सा पॉजिटिव न्यूज आया और स्टॉक भागेगा। अनिल जी, एक बिगुल भी यहाँ पे, बिल्कुल बजाते हैं सुमित जी के लिए एक और सुपरहिट कॉल का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, अदानी पूरे ग्रुप के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइज का बात हुआ, अदानी ट्रांसमिशन में मूव देखने को मिल रहा है, अदानी ग्रीन में मूव देखने को मिल रहा है। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो स्टॉक का भाव चल रहा है 40 रुपए 80 पैसा। स्टॉक का नाम है अदानी पावर, और ये स्टॉक में अब पावरफुल मूव देखने को मिलना चाहिए। अदानी पावर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक होले होले धीरे धीरे करके रोज तेजी दिखा रहा था, और आज स्टॉक के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। रिसेंट के स्विंग हाइज ब्रेक हो चुके हैं। स्टॉक मेरे को लग रहा है यहां से 10 से 15% का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। ऊपर में मेरे को लगता है 45 रुपए से लेके 46 रुपए तक का मूव अदानी पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से ये पूरे अदानी ग्रुप में एक एक करके चाल देखने को मिल रही है, शायद हो सकता है इस पूरे ग्रुप से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आए, इसके लिए ये एक एक स्टॉक करके सब चलना तैयार हो गए हैं। तो अदानी पावर में यहाँ पे बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, बाय करें। नीचे में 38 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 45 रुपए तक के टारगेट अदानी पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पावर में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। और यही अदानी पावर कुणाल जी और राकेश जी का पिक ऑफ द डे भी है, तो उनके लिए भी एक बिगुल। बनाए सर। देखिए अनिल जी, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है अदानी पावर में। जो ब्रेकआउट हुआ है उसे हिंदी में बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के ब्रेकआउट है, बड़े वाला ब्रेकआउट है। और जैसे सुमित जी ने बोला 10%, 15%, 18% बढ़ने का इजीली दमखम रखता है शॉर्ट टर्म में, तो मिस नहीं करना है अदानी पावर को, इसको खरीदना है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, थर्सडे को हम लोगों ने अडानी ट्रांसमिशन पर, मैंने और राकेश जी ने पिक ऑफ द डे में खरीदारी की राय दी थी, उसमें बड़ी तेजी बनी है। और अब बिल्कुल उसी तर्ज पर अडानी पावर में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अनिल जी देखिए, यहां पर एक विशेष पैटर्न बना है जिसको हम सॉसर कहते हैं, लेकिन ये अनिल जी जिस तरह क्या तश्तरी आमतौर पर कप के नीचे लगाई जाती है, बिल्कुल वैसी तश्तरी बनती हुई नजर आ रही है। फैला हुआ सॉसर है और इसका ब्रेकआउट है, तो अनिल जी ये मिस नहीं करना चाहिए। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर आपको 39 रुपीज पर स्टॉप लॉस रखना है। 39 का स्टॉप लॉस रखें। 43 रुपए 75 पैसा 43.75 पहला टारगेट, और 45 रुपए 25 पैसा दूसरा टारगेट है, जिसके लिए अडानी पावर में खरीदारी कराए।
ये है आपके लिए अदानी पावर, दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से, तीनों ही की तरफ से खरीदारी करने की राय, कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही सुमित जी भी। अदानी ग्रुप के तमाम शेयरों में बड़ी तेजी है। समझा जा रहा है कि शायद जीवीके ग्रुप की कुछ एसेट्स ये खरीद सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही है बाजार में। एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, तो भगवान जाने एक्चुअली क्या होना है क्या नहीं वो, लेकिन ऐसी खबरें चल रही है और इन खबरों के दम पर ही स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज भागा है, उसके पीछे पीछे ग्रुप के सारे शेयर मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ जय जुड़ेंगे थोड़ी देर में, कैश का ऑप्शन उनसे हम लेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि कौन सा ऐसा है। आशीष जी, कुछ अंदाजा है अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी की कोई खास वजह अगर आपने सुनी हो? नहीं मुझे ऐसा तो कुछ मानना नहीं। सिर्फ ये 3 एयरपोर्ट जो उनको जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम का अलॉटमेंट हुआ था और जो जीवीके से बात चल रहा है मुंबई एयरपोर्ट के लिए, तो जरूर ये ट्रिगर हो सकते हैं स्टॉक के लिए। बट अदरवाइज अडानी इंटरप्राइजेज के नंबर्स तो काफी खराब आए थे लास्ट क्वार्टर के। बट मेरा मानना है आगे जाके सिर्फ ये एयरपोर्ट जो रिलेटेड स्टोरी है और आगे इसके लिए जो फंड रेजिंग वगैरह भी होगी, इसके चलते हुए इन स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट चूंकि आज काफी बढ़ गए हैं स्टॉक, तो आज तो एटलीस्ट बाई नहीं करने की सलाह रहेगी। आज मत खरीदिए, पर ऑफ कोर्स मूवमेंट आप काफ़ी मजबूत देख रहे हैं। 27% का उछाल था अभी थोड़ी देर पहले, ऊपरी सरों से हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है, बट शानदार तेज़ी आ रही है और बाकी के अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी आप बढ़िया पार्टिसिपेशन इस समय देख रहे हैं। एक छोटी सी स्पेस है और मार्केट की जहां पर पिछले कुछ हफ्तों में भरपूर एक्शन रहा है, ये है सारे के सारे पैकेजिंग मटेरियल वाले स्टॉक्स। जानते हैं क्या है ट्रिगर्स और किस तरह की तेज़ी आ रही है इस स्पेस में। मानसी बताने के लिए तैयार है, बताइए मानसी। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए जून तिमाही काफ़ी शानदार रही है और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के मांग में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। पैकेज प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स की अगर बात करें, 4.3% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। अच्छे वॉल्यूम्स और मांग बढ़ने से यहां पर नतीजे भी काफ़ी हद तक शानदार देखने को मिले हैं। इस इंडस्ट्री से जुड़े हर कंपनी के रिजल्ट्स अगर देखेंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। खासतौर से कोरोना के चलते पैकेजिंग उत्पादों की मांग में जोरदार उछाल है। लोग लूज प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते और सेफ्टी पर्पस को लेकर पैकेज प्रोडक्ट्स पर ही ज़्यादा जोर है। खासतौर से हैंड वॉश, सैनिटाइजर, फूड आइटम की मांग में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। अगर संगठित पैकेज फूड का मार्केट साइज यानी कि ऑर्गेनाइज पैकेज फूड के मार्केट साइज को देखें तो 2016 से लेकर 2020 तक लगातार इसमें बढ़त देखने को मिली है। 2016 में जहां 53 करोड़ का मार्केट साइज था, अब 2020 तक पहुंचते पहुंचते 78 करोड़ का ये होता हुआ दिखा है। और जून तिमाही में शेयरों के प्रदर्शन की अगर बात करें तो 20% से लेकर 200% तक की बढ़त इस इंडस्ट्री से जुड़े शेयरों ने दिखा दी है। और इस सूची में ईस्टर इंडस्ट्रीज, TCPL पैकेजिंग, टाइम टेक्नोप्लास्ट, पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, बामल लॉरी जैसी तमाम कंपनियां शामिल हैं, जहां पर 20% से लेकर 200% तक के रिटर्न्स भी इन तमाम कंपनियों के शेयरों में और शानदार एक्शन जून तिमाही के दौरान देखने को मिला है। बिल्कुल, तो अब भरपूर एक्शन इस स्पेस में हमने आते हुए देखा है। आशीष जी, कोई कवरेज इन स्टॉक्स पर या इस स्पेस पर कोई व्यू, क्योंकि FMCG से काफी क्लोजली लिंक्ड है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस पूरी स्पेस की। जी, FMCG से तो बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है, क्योंकि उनका सारा रॉ मटेरियल और जो उनका पैकिंग मटेरियल है यही कंपनियां सप्लाई करती हैं। इसके अलावा भी एक्सपोर्ट्स में भी काफी बेनिफिट हुआ है इन सारी कंपनीज को ये जिनके नतीजे देखे। और मेरा मानना है जो BOPET फिल्म्स के मैन्युफैक्चरर हैं, चूंकि वो मोबाइल में, सोलार फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी सारे एप्लीकेशंस वहां पे भी नए नए आए हैं BOPET फिल्म्स के। तो यहाँ पर आज जैसे पॉलीप्लेक्स जैसा स्टॉक है जो जिसने 32 और 38 रुपए के आसपास डिविडेंड पर शेयर दिया, आज एक्स डिविडेंड हुआ है। इसको थोड़ा और करेक्शन पे देखा जा सकता है, क्योंकि अगले क्वार्टर भी इन कंपनीज के बेहतर रहने वाले हैं। बट मेरी एक सलाह यही रहेगी, क्योंकि इन स्टॉक्स में सभी में एक वर्टिकल राइज आया है, तो जिस जिस सेक्टर में वर्टिकल राइज आया है वो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कूल डाउन होंगे, क्योंकि अब दोबारा से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये थोड़ा समय के लिए लीड लेगा। तो यदि इस सेक्टर में पोजीशन लेना है तो थोड़ा और गिरावट का इंतजार करें, उसके बाद निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पैकेजिंग स्टॉक्स में व्यू आशीष जी की तरफ से आता हुआ। आइए अब जय ठक्कर से बात करते हैं। वक्त है
कैश का ऑप्शन लेने का। बताएं सर, जय बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आज आपने? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। डेफिनेटली अनिल जी, इनफैक्ट हमारा मॉर्निंग में भी यही व्यू था अनिल जी, और आपका भी वही व्यू था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, 28,200 400 तक जाएगा। इनफैक्ट 28,180 का 22,180 का तो हाई भी लगाया, और हमारा यही व्यू था कि 23,120 का हाई लगाया, 180 का हाई लगाया सॉरी, और हमारा यही व्यू था कि 23,200 से 23,400 तक बैंक निफ्टी जाएगा, एंड कहीं ना कहीं निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी को, और वो हुआ भी। अनिल जी, मेरा अभी भी मानना है कि 11,550 के लेवल्स जब तक निफ्टी में नहीं निकलते तब तक स्टॉक स्पेसिफिकली एक्टिविटी चलेगी और बैंकिंग फाइनेंशियल में तेजी रहेगी। निफ्टी में अगर बड़ी कोई तेजी आनी है तो 11,550 के ऊपर आनी है, अगर वो भी निकल जाता है तो हम वहां पे बाय रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो अनिल जी, इसलिए मेरा एक स्टॉक कॉल ऑप्शन है जी, रेदर देन इंडेक्स एज ऑफ नाउ। तो वो ये है कि बजाज फाइनेंस का 3650 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो करीब अभी 46-48 की रेंज में मिल रहा है। अगर इसमें हम लागत देखें जी, मैक्स अगर हम इसका राउंड फिगर 50 रुपए भी ले लें जी, तो इसमें मैक्स लागत है करीब 12,500 रुपए की। एज गुड एज इंडेक्स, इतना ही इसमें इन्वेस्टमेंट है। और इसमें जो अनिल जी स्टॉप लॉस नीचे की तरफ बैठेगा अभी वो है 18 रुपए का। अभी 46 के 48 की रेंज में लिया हमने, तो 18 का एक स्टॉप लॉस बैठेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है दैट कम्स टू 87, और दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 110। 87 एंड 110 ये दो टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस का 3650 वाला कॉल ऑप्शन लेकर चलना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन में से स्टॉक में से ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और जो हिसाब से इसमें से ब्रेकआउट आया मुझे लग रहा है कि फिफ्थ वे ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ है। इसमें मोमेंटम वापस बाय क्रॉस ओवर दे चुका है बजाज फाइनेंस में। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स में बने रहे और वहां पे तेजी करे। निफ्टी थोड़ा बहुत 11,550 के ऊपर जाए तो ही हम वहां पे बाय करेंगे। ओके, तो बजाज फाइनेंस 3650 3650 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 46 से 48 रुपए में 46-48 पर 18 रुपए का स्टॉप लॉस 87 और 110 के टारगेट के लिए। जय, इसके अलावा कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स हैं आपके पास जिसके लिए मैं बिगुल बजा दूं? नहीं जी, एज ऑफ नाउ तो यही एक बाय निकल कर आ रहा है। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जय की तरफ से बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदने के लिहाज से। ओके, आइए नितिन जी हमारे साथ हैं, और नितिन जी के लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी जी, बीटीएसटी के तौर पे बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनसर्व जो करीब अभी 6500 के आसपास है। बजाज फाइनेंस में आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मूव आ रही है, और इनफैक्ट बजाज फाइनेंस हम लोगों ने 3300 पे रिकमेंड किया था। अभी मैं बजाज फिनसर्व दे रहा हूं जो 6500 पे है, और इसका टारगेट 6750 यानी 6750 बनता है। यहाँ से 250 रुपये ऊपर 250 रुपीज़ की तेजी लग रही है, और स्टॉप लॉस हम 6400 का रखेंगे, यानी डाउनसाइड रिस्क 100 रुपए का, अपसाइड टारगेट 250 रुपए का, 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो बजाज फिनसर्व एज अ बीटीएसटी लेकर के जाना चाहिए। 6750 का टारगेट होगा और 6400 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय बजाज फिनसर्व पर खरीदारी करने के लिहाज से। 6500 में खरीदिए, 6400 का स्टॉप लॉस, 6750 6750 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है। ये है आपके लिए राय। ओके, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। ओके, इस बीच विश्वेश जी तैयार है, और विश्वेश जी के लिए बिगुल विश्वेश के विशेष का। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, देखिए मार्केट गिर नहीं रहा है जैसा एक्सपेक्टेशन था, और मेरे हिसाब से सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग कुछ एडिट कर सकते हो जहाँ पे सपोर्ट है। तो पीडी लाइट खरीदने की सलाह होगी। पीडी लाइट का फ्यूचर में रेट चल रहा है 1474 के आसपास। देखिए
काफ़ी दिनों से पीडीलाइट 1450 के ऊपर नहीं जा रहा था और 4-5 सेशन पहले 1450 के ऊपर गया, स्टेबल हुआ और लास्ट 4 सेशन से वॉल्यूम्स हो रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है एक नया बेस बना है 1450 के आसपास, तो 1450 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है, लार्ज डबल बॉटम बना है और उसका जो ब्रेकआउट है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे 1500 और 1530 ये दो टारगेट के लिए पीडीलाइट फ्यूचर खरीदने की राय होगी। 1450 का स्टॉप लॉस रखना होगा। मुझे लगता है कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस जो कंजर्वेटिव कंपनियां हैं जिन्हें फंडामेंटली स्ट्रांग है वो अच्छी कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ओवरऑल स्ट्रेंथ में है और 1480 के कॉल में 58,000 का ओपन इंटरेस्ट भी है, तो मुझे लगता है कि एक बार अनवाइंडिंग वहाँ होगी तो 1500 तक जा सकता है जहाँ पे 1 लाख शेयर है। तो पीडीलाइट खरीदे 1530 के टारगेट के लिए, 1450 का स्टॉप लॉस। पीडीलाइट यहाँ पर आपको खरीदारी की राय आ रही है, इन लेवल्स पर खरीदिए, अच्छे टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं बाजार के, चलिए जल्दी से बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो मजबूत ही हैं, आधे % ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, 160 अंकों की तेजी, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है, यूरोप में भी कोई परेशानी नहीं चल रही है सर, और हमने देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छी रिकवरी भी आई है। निफ्टी पॉजिटिव हो गया वापस और बैंक निफ्टी तो 23,100 के करीब पहुंच गया, तो बताइए सर क्या करना चाहिए। दीप, जिस तरह के डेटा 2 बजे 2:30 बजे के आसपास बने थे वैसा मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया है, मजबूती की तरफ दिया है। तो एक सिंपल चीज़ ये है कि बेहतर ये है कि पोजीशन को ज़ीरो कर ली जाए। तेजी या मंदी की पोजीशन रखने के बजाय बेहतर ये कि एक बार न्यूट्रल हो जाए, या फिर अगर आपने पहली चीज़ तो ये बता दूं कि चूंकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तो वहाँ से कोई खास संकेत अभी तक तो खराब है नहीं। अगर रात को अमेरिका में कोई खराबी हो जाए तो वो एक अलग बात है, वो तो पता नहीं, क्योंकि फिलहाल तो संकेत आपको अच्छे दिख रहे हैं। और क्लोजिंग भी अगर 23,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की हो रही है तो वो मजबूत क्लोजिंग है। निफ्टी भी 11,500 के आसपास बंद हो रहा है तो किसी लिहाज से खराब है नहीं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि पुट लेने की जो राय थी वो राय ठीक नहीं है। 23,000 का जो पुट लेने की मैंने राय दी थी बैंक निफ्टी पर, वो मेरे ख्याल से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर आपकी पोजीशन कुछ भी है तो उसको हेज कर लें। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो हेज करके जाएं, शॉर्ट बना रहे हैं तो भी उसको हेज कर लें, ताकि आपके फ्यूचर्स के सामने आपके, या तो अगर फ्यूचर्स शॉर्ट है तो कॉल ले लें और फ्यूचर्स अगर आपके लॉन्ग है तो पुट ले लें, वो पोजीशन रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी मेरी तरफ से जो मैंने पोजीशन दी उसे ज़ीरो कर लें। एक आध ट्रेड में अगर 25-50 पॉइंट अगर आपका नुकसान हो रहा है तो बुक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बड़े ब्रेकआउट जब भी पकड़ में आएंगे 400-500 पॉइंट का, हम फिर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। आज दोनों तरफ ट्रेड के मौके दिए हैं बाजार ने, तो मेरा मानना ये कि 23,200 के ऊपर निकलने पर बढ़िया तेजी होगी और 22,800 के नीचे जाने पर कमजोरी बढ़ेगी। तो 22,800, 23,200 ये 400-500 पॉइंट की जो रेंज है बैंक निफ्टी की, यहाँ कंसोलिडेट करने दीजिए, देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी पोजीशन है आप उसको एक स्टॉप लॉस समझकर एग्जिट कर लें। बैंक निफ्टी का जो मैंने पुट ऑप्शन आपको खरीदने की राय दी थी 23,000, उसमें से एग्जिट कर लीजिए और न्यूट्रल होकर जा सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपको पोजीशन लेनी है तो हेज करके जाए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। निफ्टी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन रहा है, क्योंकि निफ्टी 15 पॉइंट ही बढ़ा हुआ है, बैंक निफ्टी चूंकि 1.25% बढ़ा हुआ है, तो बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल कम है, हालांकि मजबूत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो 11,500 का एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं निफ्टी का, और सामने आप 11,600 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन लेके जा रहे हैं तो सामने निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी खरीद लें, ताकि आपकी हेजिंग परफेक्ट रहेगी। और अगर कमजोरी हुई तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, मजबूती हुई तो निफ्टी में यहाँ पर बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस है। तो आप हेज करके चलें निफ्टी बैंक निफ्टी में भी, या फिर एक बार पोजीशन जीरो कर ले, कल की कल देखेंगे, फिर नया दिन नया ट्रेड देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरी राय ये होगी कि आप मेरी रिकमेंडेशन पे आपने जो भी पोजीशन लिए एक बार उसको जीरो कर दें। जी दीप। ओके, पोजीशन जीरो करिए, मुनाफा बुक कर लीजिए। अगर ज़रूरी है या अगर आप ज़रूर में चाहते हैं कि पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है तो हेज करना ज़रूरी है। नेकेड ऑप्शन से नेकेड कॉल्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए। चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी। एक सुमित जी की तरफ से कॉल आने के लिए तैयार है, तो बिगुल बजाते हैं सुमित के सुपरहिट शेयर्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय साइड का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 107 रुपए, 108 रुपए के पास। स्टॉक के अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉक का नाम है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक का नाम है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस।
108 रुपए का भाव है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर 3-4 पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहला, रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक हुआ। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, मार्च 2020 के हाई ब्रेक हो रहे हैं। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, डबल बॉटम नीचे में बना है, उसका ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट, स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल्स आज जस्ट ब्रेक कर रहा है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम में 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। और पांचवा पॉजिटिव पॉइंट, स्टॉक के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और ये सारे संकेत ये बोलते हैं कि ये स्टॉक यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव देने को तैयार है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 200 डीएमए लेवल तोड़ा है तो 120 रुपए से लेकर 125 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए इस ब्रेकआउट के मूव का। बाय करे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे सीएमपी पे 100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। 116 का पहला टारगेट, 125 का दूसरा टारगेट। हो सकता है इसी हफ्ते में ये मूव इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले। ओके, 116 125 टारगेट। सुमित जी, एक पॉजिटिव पॉइंट तो आपने बोला ही नहीं। कौन सा अनिल जी? अरे आप रिकमेंड कर रहे हो वो तो इतना बड़ा पॉजिटिव है। नहीं तो जीआईसी हाउसिंग किसको पता कि स्टॉक चलने वाला है। तो कम से कम आपने चार्ट पे पकड़ा है, ये भी तो बड़ी बात है। और देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आज दिन है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने नतीजों के बाद जो तेजी दिखाई है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आशीष जी जरा इस पर आप राय दें। एलआईसी हाउसिंग के नतीजे देखने के बाद और स्पेसिफिकली अब बाकी स्टॉक्स भी मजबूत होते दिख रहे हैं, खरीदने का मौका है? बिल्कुल खरीदने का मौका है जी। मेरा मानना है कि जो वर्स्ट था वो अब बिहाइंड है और आगे जाके जैसे जैसे थोड़ा सा रियल एस्टेट, पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में पिकअप देखने को मिलेगा तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। और दूसरी बात ये कि हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग लोन जो लेते हैं तो चाहे मार्केट कैसा भी हो, वो चाहे जॉब या बिजनेस कैसा भी हो, और ईएमआई आप पे करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक लो कॉस्ट इनकी अभी हो गई है। जो बोरिंग कॉस्ट है बिल्कुल ऑल टाइम लो पर है और मार्जिन अच्छे हैं। तो बिल्कुल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। ओके ओके, ये है आपके लिए राय। और देखिए, आज शानदार मूवमेंट आया है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के दम पर, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर मूवमेंट आ रहा है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ कोर्स आज एक्शन में रहा है, उसके डील के दम पर भी। एक क्विक अपडेट सुमित जी आपसे इससे पहले कि हम क्लोजिंग में जाएं। आईसीआईसी सिक्योरिटीज, कल की आपकी कॉल थी, आज भी अच्छी मूव आई है। 2 टारगेट्स भी वहां पर हिट हुए हैं। कोई रिविजन्स यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस के? अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु, ये तो मैं अपडेट करना भूल ही गया। बिल्कुल, कल 484 पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अंदर बाय का व्यू दिया था और स्टॉक वहां से करीब करीब 20 रुपए ऊपर आ चुका है और आज ऑलमोस्ट 4 से 4.5% का अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो बिल्कुल बुक करें, नहीं तो ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। 500 के ऊपर आज ये क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो ये स्टॉक यहां से ऊपर में 520 रुपए से लेकर 525 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो कल से आज तक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं 500 के नीचे का लगा के 520 से 525 के टारगेट्स के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, अभी भी इसमें मूवमेंट बाकी है। थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड रहा है, उतार चढ़ाव काफी आपने देखा है। निफ्टी के लिहाज से देखेंगे तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पर आज एक बार फिर बैंक निफ्टी की मजबूत परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। 1%, 1.25% तक की तेजी बैंक निफ्टी में रही है और 23,100 के ऊपर आपको क्लोजिंग के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। हालांकि मार्केट की ब्रेथ उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कल की रैली में हमने देखा है, पर फिर भी कुछ आउट परफॉर्मर्स दिखे हैं आपको। टाटा मोटर्स एजीएम में जो कॉमेंट्री आई है इनके ग्रुप चेयरमैन की तरफ से, वहां पर देखिए 5% ऊपर टाटा मोटर्स डीवीआर की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बजाज फाइनेंस शानदार मूव यहां पर, और हमारे कई एक्सपर्ट्स के यहां पर टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखे हैं। एसबीआई यहां पर भी फाइनली एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है। आइशर मोटर्स लगातार दूसरे दिन अच्छी मूव है। एशियन पेंट्स यहां पर भी खरीदारी। इंडसइंड बैंक यहां पर भी आपने अच्छी मूव देखी है। पर दूसरी तरफ गेल और एनटीपीसी यहां पर मुनाफा वसूली हुई है। सन फार्मा, टाटा स्टील, श्री सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज और एलएनटी यहां पर भी आपने थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखी है। और स्टॉक्स की बात करें जहां पर आज एक्शन भरपूर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में था, बट 25-27% तक के उछाल के साथ 20% की गेन के साथ क्लोज होता हुआ दिख रहा है स्टॉक। मैक्स फाइनेंशियल एक्सेस के साथ इनकी डील रिवर्क हुई है, वहां पर इस स्टॉक पर तेजी आई है। स्टॉक पर तेजी आई है 12.5% ऊपर। नतीजों के दम पर एलआईसी हाउसिंग यहां पर भी बढ़िया मूवमेंट था। चोला इन्वेस्टमेंट यहां पर भी आज सुबह 2 बढ़िया कॉल्स आई थी, वहां पर भी आपने अच्छी मूव देखी है। एमएनएम फाइनेंस, टाटा केमिकल्स, हैवेल्स और सन टीवी यहां पर भी बढ़िया मूव आते हुए दिखा है। अनिल जी, अच्छी मूव आई है। 23,100 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है, तो वहां से क्या संकेत लेने चाहिए सर? और 11,480 हल्की सी बढ़त के साथ निफ्टी की भी क्लोजिंग ठीक ठाक ही रही है सर।
तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग इस वक्त आती हुई बाजार की 23,104, बैंक निफ्टी 11,479 ये निफ्टी की लेवल है और सेंसेक्स 60 अंक मजबूत बंद होता हुआ। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले बता दें आज शाम को क्या कुछ खास है आपके लिए। शाम को 6 बजे का शो मिस मत करिएगा, आपकी खबर आपका फायदा, और ये शो है अनलॉक 4 पर। जी हाँ, अनलॉक 4 मेट्रो लोकल पर जोर। 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण यानी कि अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। इस बार संभावना है कि दिल्ली की मेट्रो फिर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद मुंबई की मेट्रो और लोकल ट्रेन को भी चलाने के लिए लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई है। इकोनॉमी के लिए दौड़ना इनका बेहद ज़रूरी है। एक ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पर लेबर्स नहीं है, मजदूर नहीं है, उससे वो कामकाज बिजनेस ठप हैं। वहाँ आर्थिक गतिविधियों को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को शुरू किया जाए। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये वक्त ठीक है जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया जाए? कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ट्रेन और बसों को चलाना कितना खतरनाक होगा, और जान बचाने के लिए जान पर दाव लगाना ये ठीक है या नहीं? इनके जवाब देने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टर पीके सरकार, राजीव चावला साहब है जो चेयरमैन है IMSME ऑफ इंडिया, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन है जो आपको मेडिकल एस्पेक्ट्स इसके बताएंगे। तो बेहद आसान भाषा में शाम को 6 बजे ज़रूर देखिएगा अनलॉक 4 मेट्रो और लोकल पर जोर। बंसल जी, अगर दिल्ली में मेट्रो लोकल नहीं है, सॉरी आपके वहाँ तो मेट्रो है, मेट्रो अगर शुरू हो जाए तो क्या आप यात्रा करना पसंद करेंगे? नहीं अनिल जी, मैं तो बिल्कुल यात्रा करना पसंद नहीं करूंगा। और अगर मेट्रो अनिल जी खुलेगी, जो कि रिक्वायरमेंट भी है, तो अनिल जी कोरोना और तेजी से बढ़ेगा दिल्ली में। तो अनिल जी मैं तो अनिल जी बिल्कुल लॉकडाउन में हूँ। मैं तो अनिल जी तब निकलूंगा जब आप निकलूंगा सबसे पहले स्टूडियो जाने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडियो जाएंगे जब वातावरण सुधर जाएगा, बाकी चीजें बाद में। बंसी, आपकी खास बात है आप इतना डरते हैं ना, लेकिन बता भी देते हैं कि मैं डरता हूँ। ऐसा नहीं, छुपाते नहीं कि नहीं डरता हूँ। वो अच्छी बात है, जो है वो सामने है बंसल जी हमारे। तो बंसल जी अभी फिलहाल यात्रा करने के मूड में है नहीं। अगर समझो आपको दावत पर बुलाएं कुणाल जी अपने घर पर डिनर पर, तब भी मेट्रो से नहीं जाएंगे? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेट्रो में क्या अनिल जी, मैं गाड़ी पे भी नहीं जाऊंगा कुणाल जी के घर दावत पर। अच्छा, ओके। तो चलिए, फिलहाल बंसल जी एकदम सेफ चल रहे हैं। बंसल जी नहीं चाहते कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, तो बिल्कुल बंसल जी वैसे सेफ रहने में भलाई है। और ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो इस लॉकडाउन पीरियड में लोगों को बंसल जी को फॉलो करना चाहिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे मास्क और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करते हुए सेफ कैसे रहना चाहिए, ये सीखना चाहिए हमें। ये है आपके लिए शाम का शो। बंसल जी देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। रात को 8:26 पर एक और बेहतरीन शो, बढ़ा टैक्स का बोझ कम कैसे करें। कोरोना काल में ज़्यादातर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के चलते सैलरी का अलाउंस का गणित बिगड़ गया, क्योंकि आपके काफ़ी पोर्शन ऐसा होता है जो वेरिएबल होता है, जिसमें कुछ तो आप एक्चुअल में खर्चे करते हैं और कुछ सब लोग जानते हैं बिल जुगाड़ करके आप देते हैं ताकि आप अपने रिएम्बर्समेंट क्लेम कर सकें। ये सारे सैलरी वालों के लिए नॉन सीक्रेट है। इनकम टैक्स वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एम्प्लॉयर भी जानते हैं, एम्प्लॉय भी जानते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल के बिल कहाँ से लाएं, खाना बाहर नहीं खा रहे हैं, होटल के बिल कहाँ से लाएं, अब फूड कूपन वगैरह क्लेम करना मुश्किल हो रहा है, रीएम्बर्समेंट कर नहीं पा रहे हैं तो सैलरी में जुड़ गया वो, या तो आप लो सैलरी में तो उसका टैक्स लग रहा है। तो मतलब बहुत सारी परेशानियां, टैक्स बढ़ रहा है क्योंकि आपका रीएम्बर्समेंट का पोर्शन नहीं लेंगे तो कैश इन हैंड कम हो जाएगा, घर कैसे चलाएंगे, ले लें तो टैक्स कट के आ रहा है। तो आज हम मनी गुरु में आपको यही समझाने वाले हैं कि सैलरी अलाउंस कम होने से अगर आपका टैक्स का बोझ बढ़ रहा है तो इसे आप कैसे कम कर सकते हैं। एकदम काम की बात है, हर सैलरीड क्लास के काम की बात है कि बढ़े हुए टैक्स का बोझ आप कैसे कम करें। ये शाम का शो है और फिर से ये कहूँगा, शाम को प्राइम टाइम पे चीखना चिल्लाना, ये आलतू फालतू की डिबेट देखना बंद कीजिए। आप लर्नेड व्यूअर्स हैं, समझदार दर्शक हैं। ये इसका मर्डर हो गया, उसको मार दिया, ये सब क्या क्या होते हैं, किसके एनकाउंटर हो गए, कहाँ पे क्या हो गया, कौन, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ये न्यूज़ के लिहाज से देखना ठीक है, डिबेट में क्या मिलेगा आपको? दो लोग आपस में एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, बाहें चढ़ाएंगे, आना जाना कुछ नहीं है, उनके व्यूज़ जान के भी आपको क्या मिलेगा। तो सीधी सी बात है, क्वालिटी कंटेंट देखिए, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छे दर्शक बने, अच्छा कंटेंट देखें। जब तक आप खराब कंटेंट देखते रहेंगे तब तक लोग दिखाते रहेंगे। जब आप बंद कर देंगे कि हमें कचरा नहीं देखना है, तो फिर आपको कोई भी कचरा दिखाने की ज़रूरत कर नहीं सकता। तो क्वालिटी कंटेंट देखिए। 8 से 10 बजे रात को जी बिजनेस के साथ रहिए, जहाँ पर आपके पास बुलेटिन होगा, खबर 40 होगा, बाजार आज और कल होगा, मनी गुरु होगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। जी ओके, फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आ चुकी है। 11,472 ये निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग रही है। 6 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 259 अंक मजबूत हुआ है 23,092 पर, और सेंसेक्स 45 अंक मजबूत होता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। और आइए अब हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए, और हमें दीजिए इजाज़त।